Chapter 321 The Mountain Guards Arrived at the Nangong Family. Chapter 321 पहाड़ की रखवाली करने वाला कबीला नांगोंग परिवार पहुंच गया। मिस्टी सेक्ट के जाने के कुछ ही देर बाद अनगिनत ताकतें उत्सुकता से देखने लगीं और मिस्टी सेक्ट के खंडहरों की ओर दौड़ पड़ीं, उम्मीद में कि उन्हें मिस्टी सेक्ट द्वारा छोड़े गए खजाने मिल जाएंगे। हालांकि पूरा मिस्टी सेक्ट जा चुका था, फिर भी बहुत से लोगों को लगा कि उन्होंने जरूर कुछ अच्छी चीजें छोड़ी होंगी। आखिरकार यह एक एम्परर क्लैन की सीट थी और यहाँ जो कुछ भी बचता वह उनके लिए जीवन भर के लिए काफी होता। इसलिए कई नीयत खराब लोगों ने हरकत में आना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही ये लोग खंडहरों के ऊपर हवा में घुसे, कई भयानक ताकतों ने उन्हें उड़ा दिया। दुम दुम दुम। वह आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सभी आकृतियां अचानक रुक गईं। उसके तुरंत बाद कई विशाल ड्रैगन पहाड़ों से निकले और खंडहरों के ऊपर मंडराने लगे, विशालकाय दैत्यों की तरह। ये ड्रैगन बहुत बड़े थे, उनके सिरों से भयानक शक्ति की आभा निकल रही थी। जैसे ही ड्रैगन का मुंह खुला और बंद हुआ, एक जोरदार आवाज पूरे लुएंगू पर्वतों में गूंज उठी। फेलो दाओइस्ट्स, हमारे ड्रैगन क्लान के पूर्वज मिस्टी सेक्ट के रखवाले जानवर थे और उनकी जिम्मेदारी थी सेक्ट की रक्षा करना। अब जब हमारे पूर्वज सेक्ट के साथ जा चुके हैं, तो हम उनका यह आदेश अपनाते हैं और मिस्टी सेक्ट के खंडहरों की रखवाली करते रहेंगे। आज के दिन से किसी भी कल्टिवेटर को लुएंगू पर्वतों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाए। दुम दुम दुम। आवाज गहरी और गूंजती हुई पूरे लुएंगू पर्वतों में फैल गई। पल भर में अनगिनत कल्टिवेटर्स स्तब्ध रह गए। ड्रैगन के इस समूह को अचानक आते देख वे गर्म दिमाग वाले लोग एकदम से डर गए, क्योंकि वे ड्रैगन रेस को भूल गए थे जो अभी अभी वॉइड से आई थी। हालांकि ये ड्रैगन सेंट किंग रेल्म तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ आधे धूरे सेंट किंग भी पूरे डेसलट एंशंट एरा में हलचल मचाने के लिए काफी थे। इसके अलावा भले ही वे सबको हरा न पाए, लेकिन वो टॉप होली लैंड्स भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आखिरकार उनके पूर्वज लॉन्ग आउटियन मिस्टी सेक्ट के रखवाले जानवर थे और ड्रैगन क्लान के ड्रैगन किंग के वंशज खुद मिस्टी सेक्ट मास्टर के निजी सवारी थे। उनसे झगड़ा करना मिस्टी सेक्ट से झगड़ा करने के बराबर था। भले ही अब कुछ कीमत चुकाकर इन ड्रैगन को दबा दिया जाए, लेकिन अगर मिस्टी सेक्ट सच में वापस आया तो कोई भी इतना आश्वस्त नहीं था कि वह मिस्टी सेक्ट के क्रोध का सामना कर सके। ड्रैगन क्लान को आते देख सभी ने खोज की अपनी इच्छा छोड़ दी, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और एक एक करके वहां से चले गए। उस दिन के बाद से लुएंगू पर्वत पूरी तरह से बंद खंडहर बन गए। ड्रैगन रेस ने भी प्राचीन महाद्वीप पर एक नया नाम हासिल कर लिया, जिसे अनगिनत कल्टिवेटर्स केयोटिक एंशंट माउंटेन गार्डियन क्लान के नाम से जानने लगे। आने वाले अनगिनत वर्षों में केयोटिक एंशंट पर्वतों से निकलने वाले कल्टिवेटर्स ऐसी हस्तियां बन गए जिनसे डेसलट एंशंट कॉन्टिनेंट की अनगिनत शक्तिशाली ताकतें भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं। उसी समय अंतहीन तारों भरे आकाश में एक विशाल वस्तु तेजी से हवा में आगे बढ़ रही थी। दर्जनों एम्परर्स ने मिलकर एक विशाल सेक्ट को कंट्रोल करते हुए अनंत अंतरिक्ष को पार किया। सेक्ट के 400,000 डिसाइपल्स में से एक भी कल्टिवेशन नहीं कर रहा था। वे सब खुले स्थान पर बैठे सेक्ट के बाहर अंतहीन तारों भरी नदी को निहार रहे थे और बार बार आहें भर रहे थे। आखिरकार विशाल ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखकर कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता। इस तरह पूरे सेक्ट की निगाहों के सामने मिस्टी सेक्ट ने पूरे तारों भरे आकाश को पार किया, एक अजीबोगरीब घटना पैदा कर दी। यहाँ तक कि कुछ एम्परर्स जो खुद भी तारों भरे आकाश से यात्रा कर रहे थे, वे भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। वे सब स्तब्ध होकर उस विशाल सेक्ट को गुजरते देखते रहे। धत तेरी की लाओ काओ, देख, क्या वह कोई सेक्ट नहीं है? वाह है, सच में एक सेक्ट है। धत तेरी की, किसका इतना बड़ा दिमाग है कि पूरे सेक्ट को बाउंड्री सी के पार ला रहा है? क्या हम जाकर देखें? क्या देखोगे? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा इस सेक्ट में दर्जनों ग्रेट एम्परर्स हैं? अगर हम वहां गए तो शायद वापस न निकल पाए। धत तेरी की, सच में क्या यह डार्क क्रीचर्स की मांद है
जल्दी यहाँ से भागो, कहीं वो हमें ढूंढ न ले। सर्र सर्र सर्र। वो दोनों एम्परर्स जो तमाशा देख रहे थे इतना डरे कि समय सुरंग के दोनों ओर तारों वाले समुद्र में भाग गए और गायब हो गए। उसी समय मिस्टी सेक्ट के अंदर चेन जुआन ने स्वाभाविक रूप से उन दो दर्शकों को देख लिया। हालांकि जब तक कोई खतरा न हो वह उनकी परवाह नहीं करता, इसलिए चेन जुआन चट्टान के किनारे पर झूलती कुर्सी पर बैठा रहा। अपने पीछे घास पर बैठे अपने डिसाइपल्स, सवारी, सेवकों और दूसरों के साथ अंतहीन तारों भरी नदी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेता रहा। तारों के समुद्र में दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता। पता नहीं कितना समय बीत गया जब सबकी रूह तक थक गई। तभी चारों ओर के टेढ़े मेढ़े समय के रास्ते अचानक सीधे हो गए। उसके तुरंत बाद मिस्टी सेक्ट तारों के समुद्र से बाहर निकला और बाउंड्री सी के ऊपर आ गया। इस नई दुनिया और अंतहीन बाउंड्री सी को देखकर हर कोई पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। वाह, हम असल में समुद्र से बाहर निकल आए। मास्टर, यह कमाल है। मुरोंग यिंगलो ने बाउंड्री सी को देखा। उसकी आवाज में हैरानी भरी थी। इस पर चेन जुआन ने हल्की सी मुस्कान दी और बिना सिर घुमाए जवाब दिया, हाँ, यहाँ पानी की हर बूंद एक अलग दुनिया है। दुनियाएं दुनियाओं से जुड़ी हुई है, अनंत। वाह, पानी की हर बूंद अपने आप में एक दुनिया है। हे भगवान, यह समुद्र अंतहीन लग रहा है, तो क्या दुनिया भी अंतहीन नहीं है? हाँ, यह अविश्वसनीय है। जब मैंने पहली बार सीनियर सिस्टर लिंगेर से यह सुना था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य नज़ारा अपनी आंखों से देखूंगा। कई को डिसाइपल्स ने बड़े उत्साह से बाउंड्री सी के बारे में चर्चा की और सेक्ट के नीचे बहते अंतहीन बाउंड्री सी को देखते रहे। इतना विशाल जीव बाउंड्री सी को पार करते हुए स्वाभाविक रूप से कुछ डॉग क्रीचर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस बार हालांकि डॉग क्रीचर्स ने केवल अंधेरे से बाहर झांका और पास आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं जुटा पाए। आखिरकार पूरा कबीला इस तरह बाउंड्री सी को पार कर रहा था। यह साफ तौर पर किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी। इस तरह मिस्टी सेक्ट की यात्रा बिना किसी रुकावट के चलती रही। जल्द ही वे बाउंड्री सी के तट पर पहुंच गए और 9 स्वर्ग और 10 धरती 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही मिस्टी सेक्ट 9 स्वर्ग और 10 धरती में दाखिल हुआ, दुनिया फिर से बदल गई। पल भर में स्वर्ग और धरती के बीच की दीवार मोटी हो गई और रंग फीके पड़ने लगे। जब सब एक विशाल सफेद तारे के सामने पहुंचे तो वे फिर से विस्मय से भर गए। वाह, क्या यह 3000 दाओ प्रोविंसेस है? यहाँ स्पिरिचुअल काय इतनी घनी है कि पूरा तारा सफेद हो गया है। यह तो बहुत ज्यादा है। टसा टसा टस, यह सिर्फ सफेद ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल दैत्य। एक तारा सैकड़ों हजारों प्राचीन महाद्वीपों के बराबर है। यह सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा महाद्वीप हो सकता है। इसमें खास क्या है? मैंने एल्डर्स से सुना है कि 3000 दाओ प्रोविंसेस 9 स्वर्ग और 10 धरती में से सिर्फ एक है। पता नहीं बाकी के 9 स्वर्ग और 9 धरती भी इतने ही शानदार हैं या नहीं। भीड़ उत्साह से गूंज रही थी जब उन्होंने सेक्ट को 3000 प्रोविंसेस की ओर उतरते देखा। जब सेक्ट जिंगजू में पहुंचा तो सुबह हो ही रही थी। अनगिनत कल्टिवेटर्स अभी-अभी अपनी सुबह की प्रैक्टिस के लिए उठे थे। जब उसने ऊपर देखा तो उसने एक विशाल सेक्ट को आसमान से उतरते देखा। वह पल भर में डर गया। धत तेरी की, वह आसमान से क्या उड़ रहा है? सीधे यह कोई सेक्ट लग रहा है। वाह, मैंने आज सुबह सबसे पहले कुछ अद्भुत देखा। यह कैसा चमत्कार है? धत तेरी की, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सच में एक सेक्ट है। जैसे ही अनगिनत कल्टिवेटर्स ने हैरानी से ऊपर देखा, मिस्टी सेक्ट भी तेजी से पहाड़ों और नदियों को पार कर गया और तेजी से नांगोंग परिवार के बाहर पर्वत श्रृंखला से 10 मीटर से अधिक ऊपर जाकर रुक गया, जिससे हवा में एक शानदार और उतार चढ़ाव भरा दृश्य बन गया। यह देखकर नांगोंग परिवार के कल्टिवेटर्स, जो काम में व्यस्त थे, भी हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने सफेद जेड के खंभे पर लगी मिस्टी सेक्ट की पट्टिका देखी, वे पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टी सेक्ट असल में
पूरे सेक्ट के साथ उड़कर यहाँ आएगा। यह नज़ारा सच में अविश्वसनीय था। जल्दी जाकर पैट्रियार्क को बताओ, मिस्टी सेक्ट आ गया है। एक एल्डर जो सबसे पहले हैरानी से उभरा, उसने तुरंत अपने कबीले के लोगों को पैट्रियार्क को सूचित करने का आदेश दिया। चैप्टर 322 एल्डर रिपोर्ट्स बैक, रिसोर्सेज हैंडेड ओवर। चैप्टर 322 एल्डर ने रिपोर्ट दी, संसाधन सौंप दिए गए। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, नानगोंग होंगशान, नानगोंग ताइवे और फू जोंगफू सहित 8 अन्य एम्परर्स के साथ अपने परिवारों से बाहर उड़े और सीधे हवा में लटके मिस्टी सेक्ट की ओर चल पड़े। 10 लोगों का समूह नानगोंग कबीले के सिर के ऊपर से उड़ा और मिस्टी सेक्ट में प्रवेश कर गया। नानगोंग होंगशान, जो पहली बार मिस्टी सेक्ट में प्रवेश कर रहा था, बेहद संयमित दिखाई दिया। हालांकि उसकी बेटी उसे पहले ही बता चुकी थी कि सेक्ट लीडर एक होनहार युवक है और उससे बात करना भी बहुत आसान है। लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है? बिल्कुल नहीं। आखिरकार कल्टिवेशन लेवल को एक तरफ भी रख दे तो सिर्फ योग्यता को देखते हुए एक व्यक्ति जो बहुत छोटा है, वह 10 ग्रेट एम्परर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए नानगोंग होंगशान ने तुरंत मिस्टी सेक्ट को एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व मान लिया। यहाँ तक कि चलते समय उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली और नानगोंग ताइवे के सामने से उसके पीछे चला गया। इससे नानगोंग ताइवे को थोड़ी हंसी आ गई, जो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही वह चेन जुआन की पहचान को लेकर असहाय महसूस कर रही थी। अपने पिता की याद दिलाने के बाद उसे धीरे धीरे उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर का एहसास हुआ। भले ही चेन जुआन की कल्टिवेशन लेवल ऊंची न हो, लेकिन हैसियत के लिहाज से वे ऊंचे और शक्तिशाली बने हुए हैं। उसकी हैसियत को देखते हुए उसके और दूसरे पक्ष के बीच वास्तव में कुछ दूरी थी। हालांकि आगे अभी लंबा रास्ता था और चीजें उतनी निराशाजनक नहीं थीं जितनी सतह पर लग रही थीं। इस तरह सोचकर नानगोंग ताइवे फिर से सहज महसूस करने लगी। 8 ग्रेट एम्परर्स एल्डर्स के पीछे पीछे चलते हुए वे जल्दी और आसानी से मुख्य शिखर पर चट्टान के किनारे पहुंच गए। चेन जुआन को झूलती कुर्सी पर स्थिर बैठे देखकर नानगोंग ताइवे की आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी और वह एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटा पाई। लेकिन अब उसके लिए आगे बढ़कर अभिवादन करने का समय नहीं था, क्योंकि वे 8 एम्परर्स रिपोर्ट कर रहे थे। इसलिए वह और उसके पिता फिलहाल केवल किनारे से देख सकते थे। ये आपका अधीनस्थ सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। हम आदरपूर्वक सेक्ट मास्टर का ग्रेट 1000 वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। 8 ग्रेट एम्परर एल्डर्स नानगोंग ताइवे और उसके पिता के पास से तेजी से गुजरे और चेन जुआन की तरफ उसके बगल में सीधी कतारों में खड़े हो गए, आदर से झुके। इससे अनजान नानगोंग होंगशान चौंक गया और उसने तुरंत अपनी पलकें उठाकर चेन जुआन को ध्यान से परखा। हे भगवान, वह बहुत छोटा है। पहली नज़र में उसने सोचा कि झूलती कुर्सी के पीछे खड़ा बुजुर्ग आदमी सेक्ट लीडर है। एक पल के लिए नानगोंग होंगशान बहुत हैरान हुआ और सुन्न महसूस करने लगा। आखिरकार यह समझ में आता है कि सेक्ट लीडर युवा है, लेकिन 10 एम्परर्स ने उसके प्रति इतना सम्मान दिखाया। भगवान, अगर इसके पीछे कोई अमर पृष्ठभूमि न हो तो शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह सोचते हुए झूलती कुर्सी पर बैठे चेन जुआन ने भी बात की। उसने 8 एम्परर्स को देखा, उठने का कोई संकेत नहीं दिया। विनम्रता से बात करने के बजाय उसने केवल एक हल्की फुल्की उपेक्षापूर्ण टिप्पणी की। मेहनत रही। बूम। वे 3 शब्द सुनते ही नानगोंग होंगशान का दिल जोर से धक से रह गया। उसे लगा कि 8 एम्परर्स अब गुस्सा होंगे। उसने जल्दी से सावधानी से उन 8 की ओर देखा। हालांकि उसने आगे जो देखा, उसने एक बार फिर उसके दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया। 8 एम्परर्स ने कोई असंतोष नहीं दिखाया। इसके विपरीत वे सभी उत्साहित थे, मानो उन्हें कोई बड़ा सम्मान मिला हो। यह कोई मेहनत वाली बात नहीं है, यह तो बस मेरा फर्ज था। सेक्ट लीडर हर दिन अनगिनत मामलों को संभालते हुए सच में बहुत थक जाते होंगे। नानगोंग होंगशान 8 एम्परर्स को इस तरह चापलूसी करते देख नानगोंग होंगशान हैरान रह गया।
बेशक चेन जुआन भी हैरान था। आखिरकार किसी बाहरी व्यक्ति के सामने इस तरह चापलूसी करना थोड़ा शर्मनाक होता है। हाथ हिलाते हुए चेन जुआन ने लाचारी से कहा, अच्छा अच्छा, रिपोर्ट खत्म करके किनारे हट जाओ, हमारे पीछे 2 और मेहमान हैं। वह तिलदा। हाँ हाँ हाँ। पल भर में 8 एम्परर्स जल्दी से किनारे की ओर हट गए और नांगोंग और उसकी बेटी के लिए रास्ता बना दिया। पिता और बेटी सबकी नजरों में आ गए और तुरंत शर्मिंदा महसूस करने लगे। कुछ अजीब से होकर आगे बढ़े। बधाई हो फेलो दाओइस्ट चेन, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आपके आगमन पर। अंदर आते ही नांगोंग तायुए ने पहले हाथ जोड़े। उसके तुरंत बाद नांगोंग होंगशान ने आभार के साथ हाथ जोड़े और कहा, मैं नांगोंग होंगशान हूँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद सेक्ट लीडर चेन। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेक्ट लीडर चेन इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। मैं प्रशंसा करता हूँ। रूह है, यह मेरे पिता हैं। अपने पिता के गंभीर भाव को देखकर नांगोंग तायुए ने झट से नांगोंग होंगशान की पहचान बताई। यह देखकर चेन जुआन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर 2 कुर्सियां निकाली और विनम्रता से कहा, तो आप पैट्रियार्क नांगोंग हैं, कृपया बैठिए। धन्यवाद सेक्ट लीडर चेन। पिता और बेटी विनम्रता से बैठ गए। नांगोंग होंगशान बिल्कुल सीधा और तना हुआ बैठा था, मानो उसे इस बात का डर हो कि कहीं उसे कमजोर न समझ लिया जाए। फिर जब यान रुयू उन दोनों के लिए चाय परोस रही थी तो उसने मौका पाकर कागजों का एक मोटा ढेर निकाला और खुद चेन जुआन को सौंप दिया। बोली, सेक्ट लीडर चेन, येशी परिवार के नष्ट होने के बाद जब्त किए गए रिसोर्सेज और उद्योगों की सूचियां हैं। रिसोर्सेज फिलहाल मेरे नांगोंग परिवार में रखे हुए हैं, कृपया देख लीजिए। मैंने सुना है तुम लोगों ने इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेन जुआन ने सूची ली और लापरवाही से उस पर एक नज़र डाली। आखिरकार जो 2 एल्डर्स पहले ही वापस आ गए थे, उन्होंने उसे इस बारे में पहले ही बता दिया था। कोई परेशानी नहीं। अगर आपके 10 ग्रेट एम्परर्स का मजबूत समर्थन न होता तो मेरा नांगोंग परिवार शायद नष्ट हो गया होता। यह तो बहुत छोटी बात है, कहने लायक भी नहीं। नांगोंग होंगशान भी सच में आभारी था। आखिरकार मिस्टी सेक्ट के 10 ग्रेट एम्परर्स के बिना नांगोंग परिवार सच में बर्बाद हो गया होता। भले ही वह समय खरीद कर कुछ कबीले के लोगों को भागने का मौका दे देता, तो भी वह ज्यादा से ज्यादा नांगोंग परिवार के कुछ बीज ही बचा पाता। और इस विशाल दुनिया में सबसे कम कमी बीजों की नहीं है। चेन जुआन ने सूची रख दी। फिर उसने विनम्रता से निमंत्रण दिया, सेक्ट लीडर चेन दूर से आए हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरे नांगोंग परिवार में चलकर कुछ देर बातचीत करना पसंद करेंगे? यह मेरी ओर से थोड़ी सी मेहमाननवाजी होगी। हाँ फेलो दाओइस्ट चेन, मेरे पिता ने जानने के बाद कि आप ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आ रहे हैं, खास तौर पर बहुत सी अच्छी चीजें तैयार करवाई हैं। नांगोंग तायुए ने भी आशा भरी निगाहों से चेन जुआन की ओर देखा। हालांकि चूंकि सेक्ट की जगह अभी तक नहीं चुनी गई थी, चेन जुआन और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे पक्ष की दयालुता को अस्वीकार कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, शी परिवार को नष्ट करना मेरे सेक्ट की परेशानियों को हल करने जैसा समझा जा सकता है, इसलिए पुरानी यादों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी सेक्ट की जगह के बारे में खुद जांच करनी है। अगर पैट्रियार्क नांगोंग को कोई आपत्ति न हो तो आप कुछ देर मेरे सेक्ट में आराम कर सकते हैं। यह कहते हुए चेन जुआन उठने ही वाला था। उन्हें जाते देख नांगोंग तायुए का दिल पल भर में बैठ गया और उसने जल्दी से पूछा, तुम अभी भी खुद जाकर देखोगे? क्या एल्डर्स ने पहले ही कुछ जगह नहीं चुन ली? एल्डर्स ने कुछ जगहों पर नजर डाली है, लेकिन अंतिम निर्णय मुझे खुद करना होगा, इसलिए मुझे उन्हें खुद देखना होगा, तभी फैसला कर सकता हूँ। चेन जुआन हल्का सा मुस्कुराया, खड़ा हुआ और फू जोंगफू को निर्देश दिया, एल्डर फू, मेरे साथ चलो। जे फू जोंगफू ने झट से हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। यह देखकर नांगोंग तायुए और नांगोंग होंगशान और नहीं रुके और जल्दी से उठ गए। खासकर नांगोंग तायुए
उठने के बाद खुद ही बोल पड़ी, फेलो दाओइस्ट चेन, क्यों न मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैं इस विशाल दुनिया से परिचित हूँ। मैं तुम्हें कुछ अजीबोगरीब जगहों के कारणों और प्रभावों के बारे में भी बता सकती हूँ, तुम्हारे संदर्भ के लिए। यह मर उम्मीद है इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चेन जुआन के मन में वास्तव में ऐसे विचार थे, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता बरती। हालांकि नांगोंग ताओई को यह बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं लगा और वह तुरंत उत्साह से बोली, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। बस इतना है कि मैंने काफी समय से दूर की यात्रा नहीं की है। अच्छा चलो साथ में चलकर देखते हैं। वैसे लियुकांग, तुम रिसोर्स हैंडओवर का काम संभाल लो, साथ ही मेरी तरफ से पैट्रियार्क नांगोंग की खातिरदारी भी करना। जाने से पहले चेन जुआन ने एक और निर्देश दिया। हालांकि लियुकांग, जिसे अभी अभी सूची मिली थी, ने उस पर संक्षेप में एक नज़र डाली और तुरंत पूछा, सेक्ट मास्टर, ये कारोबार आकार और स्थान में भिन्न है, क्या हमें किसी को उन पर कब्जा करने के लिए भेजना चाहिए? चैप्टर 323 एंट्रस्टेड मैनेजमेंट अ पीसफुल प्लेस। चैप्टर 323 जिम्मेदारी सौंपना एक शांत जगह। सेक्ट को कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए जहां तक कारोबार की बात है। उन्हें भूल जाओ। चेन जुआन एक पल के लिए रुका, फिर अपना जवाब दिया, आखिरकार इस तरह के काम के लिए कुछ एल्डर्स की कुर्बानी देना सच में उचित नहीं है। हालांकि जहां बाकी लोगों ने इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं नांगोंग होंगशान और नांगोंग ताओई चौंक गए। हालांकि ये उद्योग बहुत बड़े धनवान नहीं है, फिर भी इनसे हर साल अरबों स्पिरिट स्टोन्स निकलती है। तुम बस कहते हो कि नहीं चाहिए और फिर नहीं लेते। यह बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। यह सोचकर नांगोंग होंगशान ने जल्दी से कहा, सेक्ट लीडर चेन, कैसा रहेगा अगर हमारा नांगोंग परिवार इन संपत्तियों को आपके लिए मैनेज करने में मदद करे, वरना इन्हें बेचना बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेचना? चेन जुआन चौंक गया, मानो नींद से जागा हो। उसने बेचने को नहीं कहा था, उसका मतलब था कि वह उन्हें अब नहीं रखना चाहता। हालांकि दूसरे पक्ष की याद दिलाने के बाद ऐसा लगता है कि किसी और को इनकी देखभाल करने देना कोई बुरा विचार नहीं होगा। हालांकि सेक्ट के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर भी अधिक रिसोर्सेज निश्चित रूप से डिसाइपल्स के लाभ को बढ़ा सकते हैं। आखिरकार कौन सा डिसाइपल यह शिकायत करेगा कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं? चेन जुआन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ऐसे में मैं आपको परेशानी दूंगा इसे मैनेज करने के लिए। हम मुनाफा 50-50 बांट लेंगे, आधा हमारा आधा तुम्हारा। क्या आधा आधा? यह सुनकर नांगोंग होंगशान फिर से हैरान रह गया। उसे लगा कि यह सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा बेहुदा है। हालांकि नांगोंग होंगशान के हैरान भाव को देखकर चेन जुआन ने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा हिस्सा मांग लिया है, इसलिए उसने अपना विचार बदला और कहा, फिर 30-70 भूतिलदर। नांगोंग होंगशान ने राहत की सांस ली, मन ही मन सोचा, यह ज्यादा उचित है। मैं तो बस तुम्हारी तरफ से मैनेज कर रहा हूँ, मैं आधा कैसे ले सकता हूँ? मुझे पता था तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। इसलिए उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सेक्ट लीडर चेन, फिर मैं 3 लूंगा और आप 7 लीजिए। चेन जुआन, ठीक है। मुफ्त में 20% मिल गया। चेन जुआन ने उसे और सही करने की कोशिश नहीं की और तुरंत मान गया। मुफ्त में मिले तो लेना ही चाहिए, आखिर यह सब मुफ्त में ही तो मिल रहा है। मामला तय करने के बाद भीड़ के सम्मानपूर्ण विदाई के बीच उसने हाथ हिलाया और फू जोंगफू और नांगोंग ताओई को लेकर आकाश में उड़ गया। और फिर वह आभा थी जो चेन जुआन ने आकाश में उड़ते समय अनजाने में दिखा दी। नांगोंग होंगशान की तेज पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह फिर से हैरान रह गया, क्योंकि उसने तेजी से महसूस किया कि चेन जुआन की कल्टीवेशन लेवल उससे भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। हालांकि वह यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन अभी जो हल्की सी आभा उसने देखी थी, वह निश्चित रूप से असली थी। हे भगवान, यह सेक्ट लीडर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या यह कोई प्राचीन राक्षस है जिसने 9 जन्मों तक स्वर्ग के खिलाफ जीवन जिया है? एक पल के लिए नांगोंग होंगशान के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं और उसके दिमाग में चेन जुआन का रहस्य असीमित रूप से बढ़ने लगा।
हालांकि इससे पहले कि वह और सोच पाता, लियू कांग ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल लिया। पैट्रियार्क नांगोंग, चलिए रिसोर्सेज का हैंडओवर शुरू करते हैं। हो गए? ओह ठीक है। होश में आने के बाद नांगोंग होंगशान तुरंत अपने परिवार में लौटा और सामान को मिस्टी सेक्ट तक पहुंचाने का आदेश देना शुरू कर दिया। पल भर में अनगिनत कल्टिवेटर्स या तो स्पेशल रिंग से भरे थैले लिए या बस कल्टिवेशन रिसोर्सेज थामे चींटियों की तरह मिस्टी सेक्ट में भेजने लगे। इस बीच मिस्टी सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स भी व्यस्त होने लगे। सेक्ट के द्वार पर पहुंचकर रिसोर्सेज को स्थानांतरित किया और फिर उन्हें गोदाम में ले गए। और इस तरह दोनों पक्ष व्यस्त थे। चींटियों के घर बदलने जैसा नजारा था। सौभाग्य से दोनों पक्षों के बीच दूरी ज्यादा नहीं थी और लोग भी बहुत थे। बस उन्हें आगे पीछे ले जाना था। लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए रिसोर्स हैंडओवर बहुत जल्दी पूरा हो गया। हैंडओवर पूरा होने के साथ लियू कांग ने उन डिसाइपल्स के लिए इनाम बढ़ा दिए जिन्होंने मेहनत में हिस्सा लिया था, जिससे बहुत से वे डिसाइपल्स जिन्हें नहीं चुना गया था जलन महसूस करने लगे। खासकर नालन यान जैसे डिसाइपल्स जो आउटर डिसाइपल्स हैं। भारी इनाम पाने के बाद वे इतने उत्साहित हुए कि दिनों तक शांत नहीं हो पाए। उस दिन के बाद से जब भी सेक्ट का कोई मिशन आता, वे सभी उत्सुकता से भाग लेने लगे। इससे धीरे धीरे सेक्ट के प्रति उनका विशेष स्नेह और गहरा होता गया। जब नांगोंग परिवार और मिस्टी सेक्ट रिसोर्सेज के आदान प्रदान में व्यस्त थे, नांगोंग तायुए को अपने साथ लेकर और फू जोंगफू के मार्गदर्शन में चेन जुआन ने आधिकारिक तौर पर पहली चुनी हुई जगह पर कदम रखा। सेक्ट मास्टर, यह जगह ऊंचे पहाड़ों और लंबी नदियों से घिरी हुई है और स्पिरिचुअल का भरपूर है। आपको यह कैसी लगी? ठीक है, चलो देखते हैं अगली जगह कहाँ है। चेन जुआन ने संतोष से सिर हिलाया और दूसरी प्रारंभिक चुनी गई जगह के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी जगह पर पहुंचकर फू जोंगफू ने वही शब्द इस्तेमाल करते हुए सम्मान से पूछा, सेक्ट मास्टर, यह जगह साफ पानी और नीला आसमान, पक्षियों का गाना और फूलों की खुशबू से भरी है। आपको यह कैसी लगी? यह मर अच्छी है। अगली तिल्द। बस इतना ही। चेन जुआन के बार बार सिर हिलाने के साथ तीनों ने जल्दी से पांचों प्रारंभिक चुनी गई जगहों का निरीक्षण पूरा कर लिया। हालांकि सभी 5 प्रारंभिक जगहों की समीक्षा करने के बाद भी चेन जुआन ने यह तय नहीं किया था कि किसे चुना जाए। बिल्कुल उस समय की पे इन पे की तरह एक दुविधा में फंस गया था। फू जोंगफू यह बखूबी समझ गया और वापस जाते समय उसने इस बारे में कोई दबाव नहीं डाला। इसके बजाय नांगोंग तायुए, जो अब तक चुप रही थी, बोलना शुरू किया, मानो लापरवाही से कह रही हो, फेलो दाओइस्ट चेन, अभी तक मन नहीं बना पाए। पहली वाली क्यों नहीं चुन लेते? वह जगह काफी अच्छी है। अभी हमने बहुत जल्दी देखा था और अभी भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया। तिल्द क्यों न एक बार फिर से देख ले। यह स्पष्ट है नांगोंग तायुए की पहली जगह के प्रति अधिक रुचि है, लेकिन क्या वाकई उसे वह जगह पसंद है? बिल्कुल नहीं। मुख्य समस्या यह है कि ये पांचों जगहें असल में काफी समान हैं, लेकिन केवल पहली जगह जिंगजू के सबसे करीब है। चेन जुआन ने स्वाभाविक रूप से उसके विचारों को भांप लिया, हालांकि वह यह भी जानता था कि दूसरे पक्ष के मन में कोई पक्षपातपूर्ण विचार नहीं थे। आखिरकार पांचों जगहें सच में अच्छी हैं और उनमें से किसी को भी चुनने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए दुविधा में फंसा चेन जुआन मना नहीं कर सका और पहली जगह पर फिर से जाकर देखने के लिए राजी हो गया। हो सकता है दोबारा देखने पर कुछ और समझ में आए। इसलिए चेन जुआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं। ठीक है। नांगोंग तायुए तुरंत उत्साहित हो गई। फिर तीनों सीधे पहली जगह की ओर चल पड़े। हालांकि चूंकि दुनिया बहुत विशाल है, भले ही 5 प्रारंभिक स्थान हों, फिर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है। इसलिए जब वे इस बार वापस लौटे तो उन्होंने जल्दी नहीं की, न ही उसी रास्ते से गए। इसके बजाय उन्होंने नए रास्ते खोजे और साथ ही और उपयुक्त जगहों की तलाश जारी रखी और इस तरह एक नई खोज शुरू हुई। इसके अलावा
चेन जुआन ने वापस आते समय कई और अच्छी जगहें देखीं। हालांकि 5 प्रारंभिक क्षेत्रों की तुलना में वे अभी भी बहुत कमतर थे, यह दिखाते हुए कि फू जोंगफू और दूसरों ने वाकई इन 5 जगहों को खोजने में बहुत मेहनत की थी। छोड़ो, इन्हीं 5 जगहों में से चुन लेते हैं। यह सोचकर चेन जुआन उन दोनों के साथ उड़ता रहा। हालांकि जैसे जैसे वे उड़ रहे थे, एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला ने अचानक चेन जुआन का ध्यान खींचा। यह पर्वत श्रृंखला क्षेत्रफल में बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी चोटियां बादलों को चीरती हुई आकाश तक पहुंचती हैं। स्पिरिचुअल का यहाँ न के बराबर थी, फिर भी पहाड़ों में पेड़ अविश्वसनीय रूप से घने थे, मानो यह कई वर्षों से कोई अनछुई भूमि हो। अरे, यह जगह काफी शांत है, चलो नीचे जाकर देखते हैं। पर्वत श्रृंखला को देखकर चेन जुआन उत्सुक हो गया। उसने तुरंत मुड़कर अपने और दोनों के साथ पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर उतर गया। चैप्टर 324 द ड्राइड अप स्पिरिट सी, अ डेस्परेट परसूट। चैप्टर 324 सूखा हुआ आत्मा सागर, एक बेहद जोखिम भरा पीछा। पर्वत श्रृंखला अंतहीन रूप से फैली हुई थी। आसमान से देखने पर यह बहुत बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन पास आने पर आपस में गूंथे हुए राजसी पहाड़ फिर भी अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी थे। हालांकि यह पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से शांत थी और स्पिरिचुअल काय इतनी सूख गई थी कि उसका एक कण भी नहीं बचा था। यह स्पिरिचुअल काय से रहित एक जीवित, सांस लेती हुई जगह थी। उतरने के बाद तीनों पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, चारों ओर देख रहे थे। नानगोंग तायुए ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आखिरकार वह पहले कभी इस जगह पर नहीं गई थी, इसलिए वह किसी का परिचय नहीं दे सकती थी। बेशक ऐसा नहीं है कि नानगोंग तायुए कम बाहर जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि 3000 प्रोविंसेस इतना विशाल है कि एक अनुभवी और परिपक्व एम्परर के पास भी 3000 प्रोविंसेस के हर स्थान की यात्रा करने का समय नहीं होगा। इसके अलावा भले ही आप हर जगह की यात्रा कर ले, आपके पास हर जगह रुककर निरीक्षण करने का समय नहीं होगा। अधिक से अधिक आप वहां से गुजरते समय कुछ और नजरें ही डाल सकते हैं। इसलिए शांत पहाड़ों को देखते हुए तीनों कुछ देर चुप रहे, शांति से देखते रहे। कुछ देर बाद चेन जुआन ने संतोष से कहा, इस पर्वत श्रृंखला के नीचे असल में एक स्पिरिट सी है। यह वाकई सेक्ट स्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह है। हाँ, सच में कोई आश्चर्य नहीं कि जमीन पर स्पिरिचुअल का नहीं थी। पता चला कि यह सब स्पिरिट सी ने सोख लिया था, एक पूर्ण क्षेत्र बना दिया। देर से एहसास होने पर फू जोंगफू ने भी अपनी निगाह जमीन के नीचे से हटाई और चेन जुआन की बातों के जवाब में कहा। दोनों लोगों की एक के बाद एक बातचीत ने नानगोंग तायुए को चौंका दिया, जिसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया था, जब तक कि उसने तुरंत अपना ध्यान नीचे देखने पर केंद्रित नहीं कर दिया। आखिरकार स्पिरिट सी स्पिरिचुअल वेन से कहीं बेहतर है। कहते हैं यह समुद्र जितना विशाल है और समुद्र सभी नदियों को समेट लेता है। अगर यहाँ सच में स्पिरिट सी है तो यह निश्चित रूप से एक खजाना होगा जिसे एम्पर स्तरीय ताकतें हथियाना चाहेंगी। लेकिन क्या स्पिरिट सीज को स्पिरिचुअल काय बाहर नहीं देनी चाहिए? यह समुद्र स्पिरिचुअल काय को सोख क्यों रहा है? इसके अलावा यह जगह कोई बहुत दूरस्थ स्थान नहीं है। अगर यहाँ स्पिरिट सी है तो यह अब तक किसी के कब्जे में क्यों नहीं आ गई? इसलिए तीव्र जिज्ञासा से भरी नानगोंग तायुए चट्टान और मिट्टी की मोटी परतों के माध्यम से नीचे देखती रही, गहराई में जांच करती रही। जल्द ही उसने वह स्पिरिट सी देख लिया जिसका चेन जुआन ने जिक्र किया था। हालांकि इस तथाकथित स्पिरिट सी को देखने के बाद नानगोंग तायुए पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि हालांकि यह स्पिरिट सी बहुत बड़ा था, यह बहुत पहले ही सूख चुका था और उसमें स्पिरिचुअल काय का एक कण भी नहीं बचा था। इतना ही नहीं, इसने अपनी स्पिरिचुअल काय खो दी थी, बल्कि इसके स्पिरिट सी का स्रोत भी जर्जर हो गया था। एक पल के लिए नानगोंग तायुए बिल्कुल अवाक रह गई। उसने मुड़कर चेन जुआन को देखा, हैरान होकर बोली, फेलो दाओइस्ट चेन, यह स्पिरिट सी सूखा हुआ लग रहा है। तुमने गलती तो नहीं देखी, तुमने सही देखा। केवल एक सूखा हुआ स्पिरिट सी ही धरती की सतह से स्पिरिचुअल काय सोख सकता है। चेन जुआन ने बिना किनारे देखे उस बेजान वातावरण को स्कैन किया। उसके स्वर में कोई आश्चर्य नहीं था और उसकी यह हालत देखकर
नांगोंग और भी हैरान रह गई, यह जानते हुए कि यह सूखा है, फिर भी तुमने यह जगह क्यों चुनी हे भगवान, यह कोई मजाक नहीं है। नानगोंग तायुए ने झुंझलाहट में आंखें घुमाईं और लाचारी से कहा, फेलो दाओइस्ट चेन, सबसे साधारण ताकतें भी बंजर स्पिरिट सी का चयन नहीं करेंगी, तुम कोई और जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? है तुम सही कह रही हो, साधारण ताकतें स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चुनेंगी क्योंकि कल्टिवेटर्स स्पिरिचुअल काय पर जीवित रहते हैं, लेकिन हम साधारण ताकतें नहीं हैं। यह बस सूखा है, हम इसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं, वरना अगर हमें कोई और स्पिरिट सी ढूंढना पड़ा तो शायद हमें किसी और से छीनना पड़े। चेन जुआन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपने हाथ पीछे कर लिए और बेहद धीमी गति से पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया। उसने साफ तौर पर यही जगह तय कर ली थी। यह देखकर नानगोंग तायुए के पास समझाने का समय नहीं था और वह केवल जल्दी से पीछे चल सकती थी। चेन जुआन के दोनों ओर फू जोंगफू के साथ खड़ी हो गई। हालांकि स्पिरिट सी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज और तरीके किसी नए को हथियाने से कम नहीं हैं। हालांकि चेन जुआन के आत्मविश्वासी रवैये को देखकर नानगोंग तायुए को कुछ राहत महसूस हुई। आखिरकार 10 एम्परर्स के सेक्ट लीडर के पास अपनी स्पिरिट सी को सक्रिय करने के साधन होना सामान्य बात है। सेक्ट मास्टर, लगता है पीछे से कोई घुसपैठिया आ गया है। जैसे जैसे वे पहाड़ पर ऊंचे और ऊंचे उड़ रहे थे, एक खूबसूरत युवा लड़की अचानक उनके पीछे आसमान से गिरी और घने जंगल में जा गिरी। वह युवती छोटी थी और उसकी काले और सफेद लंबी पोशाक ने उसके अभी-अभी विकसित हुए फिगर को पूरी तरह से उभार दिया था। हालांकि यह लड़की अब पूरी तरह से मिट्टी से सनी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे और उसके लंबे कपड़े खून से सने हुए थे। इसके अलावा जमीन पर गिरने के बाद वह एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई और तुरंत उठी और पहाड़ों की गहराई में भागती रही। हालांकि अनगिनत कांटों ने उसके घावों को खरोंचा, फिर भी उन्होंने उसे जरा भी नहीं रोका। इस महिला के इतनी बेहद जोखिम भरे भागने का कारण यह था कि दूर आकाश में दर्जनों अधेड़ उम्र के पुरुष उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि जब ये दर्जनों अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स पीछा करते हुए पर्वत श्रृंखला के किनारे पर पहुंचे तो वे अंदर नहीं घुसे। इसके बजाय वे अचानक हवा में रुक गए। वे आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। उनके चेहरे झिझक भरे थे और वे स्पिरिचुअल काय से रहित इस बंजर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। किन शुइची निषिद्ध क्षेत्र में घुस गई है। अब क्या करें? क्या हमें अभी भी पीछा करना चाहिए? हमें जरूर पीछा करना चाहिए। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम खुद को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्पिरिटलेस माउंटेन्स एक निषिद्ध क्षेत्र है। अंदर न केवल स्पिरिचुअल काय नहीं है, बल्कि कई शक्तिशाली जंगली जानवर भी हैं। अगर हम उनमें से किसी से मिल गए तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे जंगली जानवर सब भयंकर प्राणी हैं। समूह एक पल के लिए झिझका, भय से भरा हुआ और निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार उनका मिशन दुश्मन का पीछा करना था, खुद को मौत के घाट उतारना नहीं। स्पिरिटलेस माउंटेन्स के अंदर के जंगली जानवर सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लगभग अजेय, यहाँ तक कि एक सेंट किंग को भी चक्कर लगाना पड़ेगा। उन कल्टिवेटर्स की तो बात ही छोड़ो जो सेंट रेल्म तक भी नहीं पहुंचे हैं। अब क्या करें? किन शुइची अभी भी घाटी की गहराई में भागी जा रही है। अगर हमने जल्दी पीछा नहीं किया तो हार मान लेना ही बेहतर होगा। हाँ, हमने आखिरकार उसे बुरी तरह घायल कर ही दिया है। अगर वह भाग गई तो वापस जाकर हमें निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। जैसे जैसे निशाना दूर होता गया, कुछ लोग जो सजा के डर से चिंतित थे बेहद बेचैन हो गए। हालांकि अब हम एक दुविधा में हैं। सेक्ट ने मारने का आदेश जारी किया है। अगर वे इस बार असफल रहे तो वापस जाकर उनका समय निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। यह सोचकर बुजुर्ग कल्टिवेटर्स ने दांत पीसकर पीछा जारी रखने का फैसला किया। उसका पीछा करो। निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर जंगली जानवरों से मिलना इतना आसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसकी स्पिरिचुअल काय खत्म हो चुकी है और उसकी कल्टिवेशन टेक्निक को उलटने से वह बुरी तरह घायल है। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी।
अंदर जाकर जल्दी पीछा करो। हाँ, वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हम जल्द ही उससे मिल जाएंगे। जब तक हम बहुत अंदर नहीं जाते, कोई बात नहीं, हमला करो। किन शुइची, अब तुम बच नहीं सकती। आखिरी समय पर आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम जंगली जानवरों का ध्यान आकर्षित करोगी और अपनी लाश तक नहीं छोड़ पाओगी। अपना फैसला करने के बाद दर्जनों कल्टिवेटर्स ने तुरंत पूरे जोर से पीछा शुरू कर दिया और निषिद्ध क्षेत्र के अंदर भागती खूबसूरत आकृति पर चिल्लाते हुए पीछा किया। आवाज बंजर भूमि में फैल गई, पहाड़ों के बीच साफ गूंज रही थी। हालांकि यह सुनकर किन शुइची न केवल मुड़ी, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी गति तेज कर दी। बेशक जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसकी क्षमता भी स्वाभाविक रूप से खत्म हो रही थी। अपने शरीर को कमजोर होता महसूस करते हुए वह अपनी गति केवल एक मामूली सी बढ़ा पाई। हालांकि किन शुइची के मन में निराशा थी, फिर भी वह भावहीन बनी रही और सतह पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। आखिरकार वह पहले ही दुश्मन की इतनी सारी सहायक ताकतों और सेक्ट्स का सफाया कर चुकी थी। भले ही वह मर जाए, यह इसके लायक होगा। इसलिए वह अविचलित रही, न दुखी न प्रसन्न, और अपनी पूरी ताकत से भागती रही। इस बार वे निषिद्ध क्षेत्र में घुस गए थे। उसे जीवित रहने की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल जंगली जानवरों द्वारा निगले जाने और धरती और आकाश के बीच दफन हो जाने की इच्छा रखती थी। इसलिए इस समय किन शुइची अपनी धीमी गति को लेकर कुछ चिंतित होने के अलावा मौत से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। चैप्टर 325 द बॉडी दैट रिवर्सेस द करंट, आई प्रोटेक्ट दिस पर्सन। चैप्टर 325 उल्टी बहने वाली देह, मैं इस व्यक्ति की रक्षा करूंगा। उसे मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी कल्टिवेशन टेक्निक को उल्टा चलाया था। वह कई बार मर चुकी थी, लेकिन वह मरने के बाद उन लोगों के हाथों नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने उनकी कई सहायक ताकतों और दर्जनों एल्डर्स का सफाया कर दिया था, और यहाँ तक कि सेक्ट लीडर के बेटे को भी उसने अपंग बना दिया था। इसलिए वे उससे बहुत नफरत करते थे। अब वह बस इतना चाहती थी कि जंगली जानवरों का ध्यान आकर्षित हो ताकि वह उनका शिकार बन सके। लेकिन विचार अच्छा था। हकीकत अक्सर क्रूर होती है। किन शुइची की पूरी गति से दौड़ने के दौरान कल्टिवेशन टेक्निक को उल्टा चलाने से लगी चोटों पर काबू पाना और मुश्किल हो गया, और आखिरकार अचानक भड़क उठी। धोए दौड़ती हुई किन शुइची ने अचानक खून का एक फव्वारा उगला, फिर उसके पैर अचानक अकड़ गए और उसका शरीर जमीन से उठकर घास पर जा गिरा। नहीं, अभी और चाहिए मुझे, और अंदर जाना है। जमीन पर लेटी हुई किन शुइची की आंखें खून से सनी हुई थीं, जिससे उसकी दृष्टि कुछ धुंधली हो गई थी। लेकिन उसने घास को मजबूती से पकड़ रखा था, अपने शरीर को सहारा देने के लिए आगे रेंगती रही। सरसराहट शरीर के भूसे से रगड़ खाने की आवाज गूंज रही थी, जो इच्छा शक्ति और विश्वास के संघर्ष का सबूत थी। यह देखकर चेन जुआन और उसके साथी, जो पहले ही पहाड़ी पर उतर चुके थे, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कितनी दृढ़ निश्चयी लड़की है, फू जोंगफू ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हाँ, वह छोटी लगती है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति असाधारण है। फेलो दाओइस्ट चेन, चलो उसे बचा लेते हैं। नानगोंग ताइवे भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत चेन जुआन की ओर देखा। हालांकि जब तक उसने चेन जुआन की ओर देखा, चेन जुआन अपना पैर उठाकर उस लड़की की ओर जा चुका था, जो अपनी जान बचाने के लिए रेंग रही थी। यह देखकर नानगोंग ताइवे ने राहत की सांस ली। चेन जुआन के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसे सच में डर था कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा और उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। हालांकि कल्टिवेशन की क्रूर दुनिया में अपने से मतलब न रखने वाले मामलों के प्रति उदासीन रहना पूरी तरह से स्वीकार्य है, फिर भी कुछ कल्टिवेटर्स मानवीय पीड़ा को देखकर चुप नहीं रह सकते, और वह उस तरह की कल्टिवेटर थी। लड़की को खून से लथपथ रेंगते हुए देख रहा था। उस लड़की के बारे में जानकारी चेन जुआन की आंखों के सामने पहले ही प्रकट हो चुकी थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार सिस्टम ने उसे 10 सितारा क्षमता वाले डिसाइपल के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। यह तब हुआ
जब उसने खुद जांच करने की पहल की तब उसे पता चला कि यह महिला असाधारण थी। नाम किन शुइची, रेल्म इंपीरियल रेल्म की तीसरी हेवन, फिजिक रिवर्स फ्लो फिजिक एक विशेष जन्मजात काया जहां भावनाओं के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने पर शरीर के भीतर सारी स्पिरिचुअल काय और खून उल्टा बहने लगता है। इससे लड़ने की शक्ति अपनी सीमा तक बढ़ जाती है जबकि तर्क शक्ति असीमित रूप से घट जाती है। क्षमता 10 सितारे। पृष्ठभूमि, अराजकता में जन्मी, उसे एक साधारण परिवार ने पाला। किसी को नाराज करने के कारण उसके परिवार का सफाया हो गया, जिससे उसकी रिवर्स फ्लो फिजिक सक्रिय हो गई और उसने बदले का रास्ता अपना लिया। वह आसपास की युवतियों के बीच बार बार एक ठंडे खून वाली डायन के रूप में जानी जाने लगी। बाद में उसने दुश्मन सेक्ट लीडर के बेटे को धोखा देकर मार डाला, जिससे सेक्ट लीडर और एल्डर्स का क्रोध भड़क उठा। विस्तृत जानकारी चेन जुआन की आंखों के सामने प्रकट हो गई। हालांकि चेन जुआन को इस जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे जिस चीज में वास्तव में दिलचस्पी थी वह थी दूसरे पक्ष की 10 सितारा क्षमता और अपार दृढ़ता। और हाँ, वे स्थितियां भी जहां सिस्टम ने याद दिलाने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। हालांकि रिवर्स फ्लो बॉडी वालों की मृत्यु दर बेहद अधिक होती है, लेकिन 10 सितारों की क्षमता के साथ उन्हें कम से कम याद तो दिलाना चाहिए था। क्या कोई विशेष स्पष्टीकरण है? इसलिए चेन जुआन पास गया और मन ही मन पूछा, सिस्टम, 10 सितारा क्षमता वाला व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया? तुमने मुझे उसे डिसाइपल बनाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? क्या उसकी रिवर्स फ्लो फिजिक मेरे लिए उसे लेने के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं है? डिंग सूचना ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शक्तिशाली व्यक्तियों और प्रतिभाओं की संख्या में वृद्धि के कारण 10 सितारों और उससे नीचे की प्रतिभाओं की सूचनाएं होस्ट के लिए स्वचालित रूप से अवरुद्ध कर दी गई हैं। वो है, समझ गया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद चेन जुआन ने फिर पूछा, अगर मैं उसे ले लूं तो क्या इससे इनाम पर कोई असर पड़ेगा? डिंग कोई समस्या नहीं। जवाब पूरा होने के बाद सिस्टम ने फिर पूछा, क्या आप 10 सितारा प्रतिभा वाले प्रशिक्षु को लेने की याद दिलाने वाली सुविधा को सक्रिय करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं। मुझे अब उस कूड़े के इनाम की कोई परवाह नहीं है। छूट गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम जल्द ही। चेन जुआन के नेतृत्व में फू जोंगफू और नांगोंग ताइवे धीरे धीरे किन शुइची के पास पहुंचे और उसका रास्ता रोक दिया। अपनी जान बचाने के लिए रेंगती हुई किन शुइची अचानक सामने आए 6 जूतों को देखकर चौंक गई। उसने अनजाने में ऊपर देखा और चेन जुआन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। किन शुइची एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, पूरी तरह से हैरान। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष कोई पीछा करने वाला है, लेकिन वह एक खूबसूरत युवक निकला। क्या वह भी उस घिसे पिटे नायकपचाता संकटग्रस्त युवती वाले दृश्य का सामना करने वाली है? हालांकि आमतौर पर कल्टिवेटर्स भी वूलिंग फॉरबिडन जोन के पास जाना नहीं चाहते, तो कोई उसे बचाने कैसे आ सकता है? ये 3 शायद वे लोग भी हैं जो उसे मारने आए हैं। यह सोचकर किन शुइची ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी, फिर घास का सहारा लेकर जमीन से उठकर बैठ गई। आखिरी बेहद जोखिम भरे संघर्ष की तैयारी कर रही थी। हालांकि जैसे ही वह तैयार हुई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दूर से दर्जनों लोग भी हवा को चीरते हुए आए और चारों दिशाओं में उतर गए। स्विश 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 स्विश। दर्जनों अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स किन शुइची के पीछे और बगल में उतरे और उसके चारों ओर एकदम सही घेरा बना लिया। हाँ 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 हाँ, किन शुइची भागो, अब क्यों नहीं भाग रही? कल्टिवेटर्स के बीच एक एल्डर उत्साह से किन शुइची को घूर रहा था। इस प्रकार चेन जुआन और दूसरों को अनदेखा कर दिया। यह भी अजीब था कि दंड क्षेत्र में और भी लोग थे, लेकिन हमेशा कुछ अज्ञानी और लापरवाह लोग होते हैं जो निषिद्ध क्षेत्रों का पता लगाते हैं, इसलिए उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। उसे गिरफ्तार करो और वापस ले चलो। एक और एल्डर ने आदेश देना शुरू किया। फिर भी चेन जुआन और दूसरों को अनदेखा कर रहा था। उसके तुरंत बाद कई अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स एक साथ आगे बढ़े और किन शुइची को पकड़ने के लिए हाथ उठाए। उन्होंने एक बार फिर चेन जुआन और दूसरों को अनदेखा किया जो किन शुइची के ठीक बगल में खड़े थे।
यह बहुत ज्यादा था। यह देखकर चेन जुआन हैरान रह गया, यहाँ तक कि नानगोंग तावे भी हैरान रह गई। समूह में 3 लोग थे, एम्परर क्लान के सेक्ट लीडर, एम्परर क्लान के प्रत्यक्ष वंशज और एम्परर क्लान के एम्परर। यह इतना महत्वहीन कब हो गया? उनमें से कोई भी मेरे सामने खड़ा क्यों नहीं दिख रहा है, जो ठीक सामने है? एक पल में नानगोंग तावे की उंगलियां थोड़ी सी हिली, मानो वह उस व्यक्ति की मदद करना चाहती हो। हालांकि इससे पहले कि वह कोई हरकत कर पाती, चेन जुआन ने उससे पहले ही हाथ उठाकर उन लोगों की पकड़ को तितर-बितर कर दिया। दोम हमलावरों की अलौकिक शक्तियां छूते ही बिखर गईं और वे सभी पीछे हट गए। उसके तुरंत बाद चेन जुआन ने लापरवाही से एक और वाक्य कहा, मैं इस व्यक्ति की रक्षा करूंगा, सब लोग यहाँ से चले जाओ। दोम यह सुनकर दर्जनों अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर सभी ने चेन जुआन की ओर देखा। यहाँ तक कि किन शुइची, जो मौत से लड़ने के लिए तैयार थी, को भी इस समय थोड़ा चक्कर आने लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्या हो रहा है? वे आखिर में एक साथ काम नहीं कर रहे। चेन जुआन के बेपरवाह चेहरे को देखकर किन शुइची उस घिसे पिटे दृश्य को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी, जहां नायक संकटग्रस्त युवती को बचाता है और बचाए जाने के बाद का सुखी जीवन। हालांकि उसकी कल्पना दर्जनों अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स ने बाधित कर दी। फेलो दाओइस्ट्स, यह महिला हमारे पल्स होली लैंड की वांछित है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि दूसरे लोगों के मामलों में दखल न दे। चैप्टर 326 Gratitude is repaid immediately, a miraculous medicine is served। चैप्टर 326 एहसान फौरन चुकाया गया, एक चमत्कारी दवा परोसी गई। हाँ, क्या तुम पल्स होली लैंड के बारे में जानते हो? हम सब पल्स होली लैंड के एल्डर्स हैं। हमारे होली लैंड को नाराज करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम समझदार हो तो अभी चले जाओ, वरना हमसे बेरहमी की उम्मीद मत करना। कई कल्टिवेटर्स ने क्रूर भाव दिखाए। चेन जुआन और उसके समूह की पूरी तरह से उपेक्षा की। हालांकि इन लोगों ने कुछ अप्रिय बातें कहीं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसके विपरीत बाद में बोलने वाले सभी लोगों के चेहरे पर कामुक भाव थे, जिससे उनके असली इरादे पूरी तरह से प्रकट हो गए। उससे बात करके क्या फायदा, बस उसे मार डालो। मुझे लगता है कि वहाँ वाली औरत काफी अच्छी है, किन शुइची से कहीं ज्यादा आकर्षक। हाँ, उन्हें मार डालो, वैसे भी यह निषिद्ध क्षेत्र है, किसी को पता नहीं चलेगा। हे, चलो करते हैं। एक पल में कई युवा पुरुष दया से प्रेरित होकर बिना एक शब्द कहे चेन जुआन पर टूट पड़े। इससे चेन जुआन, जो मूल रूप से केवल उन्हें भगाना चाहता था, के मन में अचानक हत्या की भावना कौंध गई। बेशक यह सिर्फ चेन जुआन ही नहीं था, यहाँ तक कि नानगोंग तावे को भी इस समय हत्या की भावना महसूस हुई। वह बात करने में बहुत आसान है, लेकिन वह आखिरकार एक क्वेज़िएम्परर स्तर की विशेषज्ञ थी। अब कुछ कल्टिवेटर्स जो सेंट स्तर के भी नहीं थे, उसका मौखिक रूप से अपमान कर रहे थे। अगर उसे गुस्सा नहीं आता तो उसे अच्छा स्वभाव नहीं बल्कि अक्षम कहा जाता। हालांकि चेन जुआन और नानगोंग तावे को बिल्कुल भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सब लोग उठे और उड़े, फू जोंगफू ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बिना कोई भाव दिखाए हल्के से अपना हाथ हिलाया, मानो किसी धूल के कण को झाड़ रहा हो। एक पल में उड़ती हुई कई आकृतियां अचानक खून के धुंध के बादल में बदल गईं और दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गईं। मैं एक संत हूँ। फू जोंगफू के इस बेपरवाह कदम को देखकर बाकी अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स, जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, तुरंत हैरान रह गए और अचानक आगे बढ़ने की अपनी योजना छोड़ दी। जैसा कि कहावत है, जो समय को समझते हैं वे ही नायक हैं। वे जानते थे कि वे चेन जुआन के मुकाबले में नहीं है, इसलिए वे बदला लेने के लिए आगे नहीं बढ़े। लेकिन रुकने का मतलब यह नहीं है कि वे डर गए, क्योंकि वे होली सेक्ट के सदस्य हैं। उनका हर शब्द और हर काम होली सेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। वे लोग बहुत उतावले थे और उन्होंने ततैया के छत्ते को छेड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हुई। यह पूरी तरह से उनका अपना काम था और इसका होली सेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन अगर दूसरा पक्ष इस वजह से उन पर हमला करता है तो वे होली सेक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक होली किंग को भी होली सेक्ट का विरोध करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए भले ही उन्हें एहसास हो गया था कि वे चेन जुआन और उसके समूह के मुकाबले में नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना अभिमानी आत्मविश्वास बरकरार रखा। फेलो दाओइस्ट्स, जिन लोगों ने अभी जल्दबाजी में काम किया उन्हें अपनी सजा मिल गई और हम इस मामले का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन अब हम इस वांछित व्यक्ति को अपने सामने गिरफ्तार करने जा रहे हैं। क्या तुम अब भी हमें रोकना चाहते हो? इस समय एक एल्दर भीड़ से आगे आया और स्पष्ट और सीधे लहजे में बिना किसी डर के चेन जुआन से सवाल किया। चेन जुआन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं इस व्यक्ति की रक्षा करूंगा, मैं इस व्यक्ति की रक्षा करूंगा। हल्की हवादार आवाज सबके दिमाग में गूंज उठी। एक पल में अनगिनत लोगों ने अपने सीने में अचानक जकड़न महसूस की। खासकर अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स बहुत गुस्से में थे, अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। फेलो दाओइस्ट, हम पल्स होली सेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या तुम जानते हो कि होली सेक्ट को नाराज करने के क्या गंभीर परिणाम होते हैं? आखिरकार वे कुछ कठोर शब्द कहने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन ऐसे कठोर शब्दों का स्पष्ट रूप से चेन जुआन के स्तर के व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। वह भावहीन रहा और शांति से भीड़ से बोला, अगर तुम अभी नहीं गए तो बिल्कुल भी मत जाना। यह सुनकर दर्जनों अधेड़ उम्र के कल्टिवेटर्स अब और नहीं रुक सके। उनके चेहरे लाल हो गए और फिर डर के मारे पीले पड़ गए और एक के बाद एक उछलकर आकाश में उड़ गए। हालांकि उन्होंने पाया कि चेन जुआन ने कोई हरकत नहीं की। कल्टिवेटर्स ने तुरंत मुड़कर धमकी दी, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, पल्स होली सेक्ट तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। सही कहा, अगर तुमने पल्स होली सेक्ट को नाराज करने की हिम्मत की तो मरने के लिए तैयार रहो। आज तुम बॉस हो, लेकिन हमेशा बॉस नहीं रह सकते। आज हम हार मान लेते हैं, लेकिन तुम बस इंतजार करो, हम अपना बदला लेंगे। चलो तिल्द। दर्जनों आकृतियां मुड़ी और दूर उड़ गईं। पूरी तरह से अनजान उस समय चेन जुआन की आंखों में एक भयानक चमक आ गई थी। धमकी। चेन जुआन को सबसे ज्यादा नफरत धमकियों से है। उन्हें जीने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाने पर जोर दिया। चेन जुआन ने जाती हुई आकृतियों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी तन गईं। उसने शांति से कहा, एल्डर फू, शायद हमें उन्हें यहीं रोक लेना चाहिए। जे फू जोंगफू, जो पहले से ही तैयार था, ने तुरंत मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया और फिर जाते हुए आकृतियों के समूह पर अपनी उंगलियां चटकाईं। जडाक, एक साफ आवाज गूंजी। दूर की दर्जनों आकृतियां भी एक साथ रुक गईं और फिर पल भर में धम 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 करते हुए खून के धुंध के बादल में बदल गईं। उनमें से कोई भी नहीं बचा। यह देखकर किन शुइची, जो अब तक एक शब्द भी बोले बिना जमीन पर पड़ी थी, के दिल में पहली बार एक धक्का सा लगा। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह खूबसूरत आदमी इतना बेरहम होगा। उस व्यक्ति को तब भी नहीं जाने देगा जब वे काफी दूर जा चुके थे। बेशक सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी को फिसलने न दिया जाए। आखिरकार उन लोगों ने पहले ही कुछ कठोर बातें कह दी थीं, इसलिए जारी रखने से और परेशानी ही होती। बस यह नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते हैं। मुझे बचाने के लिए उन्होंने एक होली सेक्ट को नाराज कर दिया। इस तरह सोचते हुए किन शुइची ने आभार व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और घास पर बैठकर चेन जुआन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मैं खाए। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी चोटें फिर से भड़क उठीं, जिससे उसने खून का एक फव्वारा उगल दिया। थू। खून उगलने के बाद किन शुइची फिर से बोलने में सक्षम हुई, इसलिए उसने हाथ जोड़े और कहा, मैं किन शुइची हूँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर्स। कृपया अपने नाम बताएं। सीनियर्स, मैं अपनी चोटों से उबरने के बाद निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर अपना आभार व्यक्त करूंगी। बाद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम अभी मुझे धन्यवाद दे सकती हो। किन शुइची को देखते हुए चेन जुआन ने हल्की सी मुस्कान दी।
फिर जब किन शुइची संदेह से भरी हुई थी, उसने हाथ उठाया और एक सेक्रेड हर्ब छोड़ दी। एक पल में किन शुइची तुरंत चेन जुआन का मतलब समझ गई। सेक्रेड मेडिसिन की मदद से वह वास्तव में तुरंत अपनी चोटों से उबर सकती थी और बाद में आभार व्यक्त करने के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यह एक सेक्रेड मेडिसिन है, एक ऐसी चीज जो सेंट्स को भी मुश्किल से मिलती है। दूसरे पक्ष ने उसे इतनी आसानी से दे दी। यह उनकी बहुत बड़ी दयालुता थी, या शायद दूसरे पक्ष के पास कोई जरूरी काम है जो उसे ठीक होने के बाद निपटाना है, वरना उसके अपने आप ठीक होने का इंतजार क्यों करते, इतना कीमती खजाना क्यों बर्बाद करते। इस बारे में सोचते हुए किन शुइची को अचानक सब समझ में आ गया। आखिरकार यह तथ्य कि दूसरा पक्ष उसे ठीक होने के लिए होली मेडिसिन देने को तैयार था, यह दिखाने के लिए काफी था कि उनका मामला होली मेडिसिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने चेन जुआन की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और तुरंत सेक्रेड मेडिसिन स्वीकार कर ली। फिर उसने गंभीरता से हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद सीनियर, मैं तुरंत अपनी चोटों से उबर जाऊंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने होली मेडिसिन को अपने मुंह में डाला, फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। होली मेडिसिन की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित अब्सॉर्ब कर रही थी। डूम डूम डूम। सेक्रेड मेडिसिन की शक्ति उफनती नदी की तरह उसके गले से फूट पड़ी, उसके मेरिडियन और शरीर के हर हिस्से में फैल गई। चैप्टर 327 एक्सेप्टिंग ए न्यू डिसाइपल, चेन शुआन्स 9th डिसाइपल। चैप्टर 327 नए शिष्य को स्वीकार करना। चेन जुआन का 9वां शिष्य। सेक्रेड मेडिसिन की औषधीय शक्ति ने पल भर में सारी चोटें ठीक कर दी, यहाँ तक कि किन शुइची द्वारा लंबे समय तक कल्टिवेशन टेक्निक को उल्टा चलाने से हुई छिपी हुई चोटें भी इस समय सेक्रेड मेडिसिन द्वारा खोज ली गईं, उन्हें ढक दिया गया और मरम्मत कर दी गई। किन शुइची, जो अपने शरीर के अंदर के घावों की जांच कर रही थी, यह देखकर और भी हैरान रह गई और उसने मन ही मन सेक्रेड मेडिसिन की चमत्कारी शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन अब विलाप करने का समय नहीं था। आखिरकार उसका उपकारी अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए एक पल सोचने के बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा वापस ठीक होने पर केंद्रित कर दी। लालच से सेक्रेड मेडिसिन की औषधीय शक्ति को अवशोषित अब्सॉर्ब किया और बिजली की गति से अनगिनत छिपी हुई चोटों की मरम्मत की। रिवर्स फ्लो बॉडी। जब व्यक्ति उदास मूड में होता है तो खून, स्पिरिचुअल काय और कल्टिवेशन टेक्निक्स सहित सब कुछ उल्टा बहने लगता है। हर बार उल्टा बहने से शरीर को कुछ नुकसान होता है। अपनी कल्टिवेशन टेक्निक को कई बार उल्टा चलाने के कारण किन शुइची का शरीर पहले से ही छिपी हुई चोटों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका वर्तमान दृढ़ चरित्र भी बार बार अपनी कुंग फू तकनीकों को उल्टा चलाने का परिणाम था। दृढ़ दिमाग के बिना वह अपनी कल्टिवेशन टेक्निक को उल्टा चलाने के अनगिनत प्रयासों के बाद बहुत पहले ही अपना आपा खो चुकी होती। इसके परिणामस्वरूप उसे बहुत सी छिपी हुई चोटें थीं, जिससे उपचार प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन होली मेडिसिन फिर भी होली मेडिसिन है। कुछ ही देर बाद होली मेडिसिन ने उसकी सभी छिपी हुई चोटों की मरम्मत कर दी और फिर उसके भौतिक शरीर के माध्यम से यह उसके शरीर की सतह तक पहुंच गई और उसके शारीरिक घावों को नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक कर दिया। पलक झपकते ही वह, जो गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के कगार पर लग रही थी, पूरी तरह से ऊर्जावान हो गई। इतनी जल्दी, इतना सफेद। अपनी आंखें खोलते ही किन शुइची ने अपने बर्फसफेद शरीर को देखा, जो अपनी मूल स्थिति में लौट आया था, और एक बार फिर हैरान रह गई। आखिरकार पिछली बार जब भी उसने अपनी कल्टिवेशन टेक्निक को उल्टा चलाया था, उसे ठीक होने में कई महीने लग जाते थे और फिर भी उसे छिपी हुई चोटें लगती थीं। इस बार वह बस थोड़ी ही देर में ठीक हो गई, खासकर सभी चोटें जो पलक झपकते ही ठीक हो गईं। इतनी जल्दी की यकीन करना मुश्किल था। कोई आश्चर्य नहीं कि सेंट्स भी सेक्रेड मेडिसिन के लिए लड़ते हैं। यह बहुत कमाल की है। किन शुइची बहुत प्रभावित हुई और चुपके से उन कल्टिवेटर्स से ईर्ष्या करने लगी जिनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी।
आखिरकार शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले कल्टिवेटर्स के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। भले ही हमें अच्छी चीजें न मिले, हमारे पास बुरी चीजें भी बहुत होती हैं। उसके विपरीत जो जब से कल्टिवेशन शुरू की है हमेशा अकेली रही है, उसे कोई लाभ नहीं मिला। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मुझे सेवा करने के लिए एक शक्तिशाली ताकत ढूंढनी चाहिए। वैसे भी मैंने अपना बदला ले लिया है और मुझे कोई और चिंता नहीं है। यह सोचकर किन शुइची धीरे धीरे जमीन से उठी, फिर सम्मानपूर्वक चेन जुआन, जो इंतजार कर रहा था, के सामने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया और बोली, सीनियर, मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अगर आपको मुझसे कुछ करवाना है तो कृपया बेझिझक आदेश दे। भले ही आग और पानी से गुजरना पड़े, मैं आपके लिए मरने से भी नहीं हिचकिचाऊंगी। आग और पानी से गुजरना। चेन जुआन उसे याद नहीं था कि उसने दूसरे पक्ष से कोई खतरनाक काम करने को कहा था। क्या अब बस इतना नहीं है कि दूसरे पक्ष से उसकी जान बचाने का एहसान अब चुकाया जाए? किसने कहा कि जान बचाने का कर्ज चुकाने के लिए आग और पानी से गुजरना पड़ता है? चेन जुआन ने थोड़ा सा अपने नितंब खुजलाए और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छुरियों के पहाड़ पर चढ़ने या आग के समुद्र में कूदने की जरूरत नहीं है। किन शुइची चौंक गई और कुछ हैरान हो गई। अगर उसे आग और पानी से नहीं गुजरना है तो उसे होली मेडिसिन क्यों दी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी सुंदरता से आकर्षित हुआ था? उसने माना कि वह वाकई काफी अच्छी दिखती थी, लेकिन मात्र सुंदरता की तुलना सेक्रेड हर्ब से कैसे हो सकती है? पूरी तरह से हैरान किन शुइची ने ऊपर देखा और पूछा, सीनियर, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? है बहुत आसान। चेन जुआन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी वहां मौजूद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। घुटने टेक दो और मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बनाऊंगा। बूम! इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, खासकर नानगोंग तायुए पूरी तरह से दंग रह गई। हे भगवान, वाह, यह कमाल है। उम्मीद नहीं थी कि फेलो दाओइस्ट चेन जुआन के बाहर निकलने के इस साधारण कार्य से उसे शिष्य लेने का विचार आएगा। अगर उसके नेतृत्व में मिस्टी सेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ता है तो निश्चित रूप से यह स्वर्ग की ईर्ष्या के कारण है। बेशक, हालांकि नानगोंग तायुए ने ऐसा सोचा, लेकिन चेन जुआन को देखते ही उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार व्यक्ति को अपने पद पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। एक सेक्ट के लीडर के रूप में चेन जुआन चाहे कहीं भी जाए, अपने सेक्ट के भविष्य को कभी नहीं भूलता, जिसे अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहना कहा जा सकता है। उसी समय किन शुइची भी पूरी तरह से दंग रह गई। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। मुझे अपना शिष्य बनाओ। वह चेन जुआन को देखती रही, हकलाते हुए, मानो थोड़ी उलझन में हो। हाँ, तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी, क्या तुम तैयार हो? चेन जुआन शांत रहा, एक हाथ पीछे, पूरी तरह से अविचलित दिख रहा था। लेकिन चेन जुआन के याद दिलाने के कारण किन शुइची को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और वह उत्साहित हो गई। उसने सोचा था कि दूसरे पक्ष ने उसे बचाया और होली मेडिसिन दी ताकि उसे कुछ ऐसा करना पड़े जो दूसरा पक्ष सहजता से नहीं कर सकता था, या कुछ खतरनाक काम करना पड़े। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए दूसरा पक्ष उसे शिष्या बनाना चाहता था। हे भगवान, क्या आखिरकार भगवान ने अपनी आंखें खोल दी हैं? उसने इस बेघर महिला को एक भरोसेमंद सहारा दे दिया है और वह काफी असामान्य लग रहा है। एक पल में किन शुइची अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी और वहीं सहमत होना चाहती थी। हालांकि यह सोचकर कि जब वह उदास मूड में होगी तो उसकी कल्टिवेशन टेक्निक उल्टी बह जाएगी, उसका मूड फिर से खराब हो गया। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उसे नेकी की भावना से बचाया था, इसलिए वह उन्हें निराश नहीं कर सकती थी। एक पल झिझकने के बाद उसकी पलकें थोड़ी झुक गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, सीनियर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझमें एक समस्या है। जब भी मैं उदास होती हूँ, मेरी कल्टिवेशन और खून उल्टा बहने लगता है, और हर बार उल्टा बहने से मुझे नुकसान होता है। बहुत से लोग मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। कृपया सीनियर,
कोई और नया शिष्य ढूंढ लीजिए। आखिरी वाक्य बोलते समय उसकी आवाज़ साफ तौर पर कांप रही थी। वह साफ तौर पर शिष्य बनना चाहती थी, लेकिन उसे अस्वीकार किए जाने का डर था। यह रूप देखकर तुरंत चेन जुआन और दूसरों के मन में उसके प्रति सद्भावना बढ़ गई। हालांकि चेन जुआन को उसकी छोटी सी समस्या की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत समझाया, रिवर्स फ्लो बॉडी वालों के साथ ऐसा ही होता है। बस अब से अच्छा मूड बनाए रखो। यह स्पष्ट था कि चेन जुआन ने उसे नीची नजरों से नहीं देखा। किन शुइची का दिल कांप उठा और उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। वह अभी भी सहमत नहीं हुई थी। पास खड़े फू जोंगफू और नानगोंग ताइवे याद दिलाने के लिए खुद को रोक नहीं सके और बोल पड़े, लड़की, तुम्हारी छोटी सी समस्या सेक्ट लीडर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सेक्ट लीडर को कोई परवाह नहीं है तो तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हाँ छोटी बहन, फेलो दाओइस्ट चेन का तुम्हें शिष्य बनाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम घुटने टेक कर औपचारिक रूप से उनकी शिष्या क्यों नहीं बन जाती? दोनों लोगों के एक के बाद एक बोले गए शब्दों ने किन शुइची को एक बार फिर गहराई से प्रभावित किया। इतना कि उसने फू जोंगफू द्वारा इस्तेमाल किए गए सेक्ट मास्टर शीर्षक पर भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने फिर से चेन जुआन की ओर देखा। यह पता लगाने पर कि चेन जुआन अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसके दिल का दुख पल भर में पिघल गया और वह महसूस करने लगी कि उसकी कल्टिवेशन टेक्निक का उल्टा बहना वाकई कोई बड़ी बात नहीं थी। यह सिर्फ भावनाएं हैं। कंट्रोल पिछले कुछ वर्षों में उसने अपनी भावनात्मक कुशलता को उच्च स्तर तक निखारा है। अगर दूसरा पक्ष नहीं डरता तो उसे क्यों डरना चाहिए? इस बारे में सोचते हुए किन शुइची ने तुरंत अपने मन में एक निर्णय लिया। बिना किसी और हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपनी स्कर्ट उठाई, चेन जुआन के सामने घुटने टेक दिए और गंभीरता से कहा, गुरु कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करे। धप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। चैप्टर 328 Leading apprentices deep into the forbidden zone, killing a wild beast with a single breath. चैप्टर 328 शिष्यों को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाना, एक सांस में जंगली जानवर को मार डालना। उसने घास पर 3 बार सिर पटका। हर आवाज एक जोरदार प्रहार थी। हर आवाज उसके दृढ़ विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। जल्द ही 3 जोरदार सिर पटकने के बाद उसके माथे पर घास के रंग का एक निशान लग गया। उसी समय चेन जुआन के दिमाग में एक सूचना आई कि इनाम उसके खाते में जमा कर दिया गया है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक 10 सितारा क्षमता वाले शिष्य को स्वीकार कर लिया है। आपको एक शानदार शिष्य स्वीकार करने वाला गिफ्ट पैक पुरस्कार में मिला है। गिफ्ट पैक आपके खाते में जमा कर दिया गया है, कृपया जांच करें। इनाम के खाते में जमा होने की सूचना ध्वनि सुनकर चेन जुआन अभी भी मुस्कुराया। खुद झुककर किन शुइची को जमीन से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम मेरी 9वीं शिष्या हो। जी धन्यवाद गुरु। किन शुइची अपने गुरु के इस एहसान से बहुत खुश और अभिभूत थी और उसने संयमित तरीके से जल्दी से जवाब दिया। हालांकि जैसे ही उसने जवाब देना समाप्त किया, उसके बगल में खड़े फू जोंगफू ने अचानक बात की। उसे उसके संयम से बाहर निकाला। महानगर, महानगर। फू जोंगफू का शीर्षक सुनते ही किन शुइची चौंक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। मेरा गुरु असल में सेक्ट लीडर है। हे भगवान, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं वास्तव में एक सेक्ट लीडर की गुरु बन गई। लेकिन मेरा गुरु इतना युवा है। मुझे आश्चर्य है कि उसका सेक्ट कितना बड़ा होगा। लेकिन वह इतना युवा है। शायद यह कोई बड़ा सेक्ट नहीं होगा। जब किन शुइची अभी भी उलझन में अंदाजे लगा रही थी, फू जोंगफू ने हाथ जोड़कर रिपोर्ट दी। बधाई हो सेक्ट मास्टर, नए शिष्य को स्वीकार करने पर क्यों न आप अपने शिष्य को पहले आराम के लिए वापस ले जाए और मैं यहाँ रुककर जांच करूं। कोई जरूरत नहीं, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं। चलो थोड़ा देख लेते हैं। हम एक अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं और पूरे सेक्ट को यहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं। चेन जुआन ने सिर हिलाया और तुरंत मना कर दिया। फिर उसने किन शुइची का छोटा सा हाथ पकड़ा और पहाड़ों में चला गया। जे
फू जोंगफू ने सिर हिलाया और पीछे हो लिया। नांगोंग तायुए, जो अपनी नजरें चेन जुआन और उसके नए शिष्य के हाथ पकड़ने पर टिकाए हुए थी, अपनी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या दिखाने से नहीं रोक सकी, फिर धीरे धीरे पीछे चल दी। किनशुइची, जो पूरी तरह से अनजान थी कि क्या हो रहा था, यह देखकर बुरी तरह डर गई कि उसे निषिद्ध क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। हालांकि अपने गुरु और उस एल्द के बीच की बातचीत पर ध्यान से विचार करने के बाद उसे कुछ हद तक समझ में आ गया। हमें अपने सेक्ट के यहाँ स्थानांतरित होने के लिए एक जगह ढूंढनी है। साफ है, यह एक नया सेक्ट हो सकता है जो बसने के लिए जगह ढूंढ रहा है, लेकिन अगर वे बसने जा रहे हैं तो वे स्पिरिटलेस फॉरबिडन जोन में कैसे आ गए? यहाँ तक कि होली सेक्ट भी इतना साहस करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि ये लोग बाहरी न हों जो निषिद्ध क्षेत्र के आतंक से अनजान हों। यह सोचकर किनशुइची का दिल कांप उठा और वह वहीं चौंक गई। उसने जल्दी से चेन जुआन की ओर देखा और समझाया, गुरु कृपया रुकिए, आगे का इलाका स्पिरिटलेस फॉरबिडन जोन है जो बेहद खतरनाक है। हमें सेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए कोई और जगह चुननी चाहिए। चेन जुआन, निषिद्ध क्षेत्र। चेन जुआन चौंक गया, थोड़ा हैरान। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिचुअल काय से रहित एक साधारण जगह को निषिद्ध क्षेत्र कहा जा सकता है। हालांकि करीब से देखने पर इस जगह में न तो स्पिरिचुअल काय है और न ही डीमन बीस्ट्स, लेकिन यहाँ कुछ जंगली जानवर हैं जो अपने भौतिक शरीर की कल्टिवेशन करते हैं। हालांकि ये जंगली जानवर अधिक से अधिक सेंट किंगवेल्म के हैं, जो मिस्टी सेक्ट के लिए महत्वहीन है, फिर भी उन्हें एक होली लांस्तरीय शक्ति के लिए वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसलिए किनशुइची की चिंताएं निराधार नहीं थीं। यह सोचकर चेन जुआन बिना रुके मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक छोटा जानवर है, चिंता की कोई बात नहीं। यह कहकर उसने अपनी गति तेज कर दी, प्रत्येक कदम कई मील का सफर तय करते हुए पहाड़ों और खेतों के लेआउट का बारीकी से अध्ययन करता रहा। किनशुइची अपने गुरु के अप्रसन्न फिर भी तीव्र कार्यों को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हालांकि उन जंगली जानवरों की ताकत अलग अलग थी। उनमें से कुछ ऐसे प्राणी थे जिनसे एक सेंट किंग भी डरता था। यह एक छोटा जानवर कैसे हो गया? इसके अलावा इस तरह व्यापक रूप से घूमना निश्चित रूप से जंगली जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगा, या यह कि गुरु वास्तव में इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह जंगली जानवरों को अनदेखा कर सकता है। लेकिन भले ही हम उन्हें अनदेखा कर सके, यहाँ स्पिरिचुअल काय के बिना कल्टिवेशन कैसे होगी? कल्टिवेशन के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुर स्पिरिचुअल काय की आवश्यकता नहीं होती। एक पल के लिए किनशुइची पूरी तरह से दंग रह गई। बेशक चूंकि उसके गुरु ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, किनशुइची उसे समझाना जारी नहीं रख सकती थी। आखिरकार वह सिर्फ एक नई शिष्या थी, इसलिए इस समय वह केवल चेन जुआन के बड़े हाथ को कसकर पकड़ सकती थी, जबकि सतर्कता से अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी। डर थी कि कहीं जंगली जानवर अचानक प्रकट न हो जाए। हालांकि एक निश्चित नियम के अनुसार जिन चीजों की आप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, उनके घटित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसे ही वह सतर्कता से चारों ओर देख रही थी, एक कंकाल जैसा, वानर जैसा जानवर जिसमें हड्डियां और मांस था, उसने ऊपर घने पत्तों के बीच से अपना सिर निकाला। यह देखकर किनशुइची का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने इस जंगली जानवर की पहचान ली। बिना एक पल सोचे उसने जल्दी से चेन जुआन का हाथ पकड़ा और चेतावनी दी, गुरु सावधान, यह एक जंगली जानवर है। दहाड़ तिल्द। यह देखकर कि उनका ठिकाना उजागर हो गया है, जंगली जानवर ने छिपना बंद कर दिया और तुरंत उन पत्तियों को हटा दिया जो उसे ढके हुए थी। फिर उसने एक उत्साहित दहाड़ लगाई और चेन जुआन और दूसरों पर झपटा। एक पल में दहाड़ जंगलों और पहाड़ों में गूंज उठी, मानो उसमें कोई जादू हो, लगातार सबके दिमाग में घुस रही हो। हालांकि इस स्तर के जानवर की आवाज के लिए चेन जुआन और दूसरों के दिमाग में घुसना सिर्फ एक इच्छा थी, इसलिए अविश्वसनीय रूप से गहरी दहाड़ के बावजूद चेन जुआन और दूसरे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, और यहाँ तक कि जब वे मुड़े तो हल्के और वायवीय थे, बिना किसी तनाव या जल्दबाजी के।
मानो उन्हें पता हो कि यहाँ से जंगली जानवर हमला करेंगे। गुरु किन शुइची ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चेन जुआन की बाह खींचकर उसे याद दिलाया। आखिरकार यह वानर जैसा जानवर स्पिरिटलेस फॉरबिडन जोन के सबसे भयानक प्राणियों में से एक है। हालांकि यह अभी तक सेंट किंग रेल्म तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसका भौतिक शरीर सेंट किंग के बराबर था। यह एक बार जंगली जानवर था जिसने एक मानव सेंट किंग को अपने नंगे हाथों से फाड़ डाला था, जिससे यह प्रसिद्ध हो गया। अगर उन पर हमला किया गया तो उनके शरीर निश्चित रूप से जंगली जानवरों द्वारा फाड़ दिए जाएंगे। किन शुइची नहीं चाहती थी कि उसका नवनियुक्त गुरु पलक झपकते ही गायब हो जाए। भले ही यह सिर्फ एक छोटा सा सेक्ट था और भले ही उसका गुरु सिर्फ एक साधारण सेंट था, फिर भी वह उसका पहला गुरु था और कई वर्षों में उसका पहला सहारा था। इसलिए इस समय किन शुइची बेहद बेचैन थी। हालांकि जैसे ही वह बेचैन हो रही थी, चेन जुआन और दूसरों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। चेन जुआन ने जंगली जानवर को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उस पर हल्की सी सांस छोड़ी। बूम! एक पल में एक विशाल शक्ति अचानक बन गई और वह विशाल शक्ति आगे बढ़ते हुए हर इंच पर 100 गुना बढ़ गई। जब यह सांस जंगली जानवर तक पहुंची तो यह पहले से ही अत्यधिक भयानक आभा का रूप ले चुकी थी। बूम! जंगली जानवर ठिठक गया, हवा में लटक गया। फिर एक जोरदार धम के साथ यह खून की धुंध के बादल में फट गया। जंगल और पहाड़ तुरंत फिर से शांत हो गए। दूर घास में कई बेचैन जंगली जानवरों ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुपचाप झाड़ियों में वापस चले गए। अभी-अभी अपने शरीर को आंशिक रूप से बाहर निकाला था। एक पल के लिए दृश्य फिर से बेहद शांत हो गया। चैप्टर 329 पासिंग बाय द लेयर ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स, इट्स बेटर टू रिमेन स्टिल देन टू मेक अ मूव। चैप्टर 329 जंगली जानवरों की मांद से गुजरना हिलने से अच्छा है स्थिर रहना। मर गया हे भगवान! एक शक्तिशाली जानवर जिसे एक सेंट किंग भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा, मेरे गुरु ने एक सांस में मार डाला। मेरे गुरु, आखिर वह कैसा राक्षस है? जिस दिशा में खून का धुंध बना था, उसे देखकर किन शुइची कांप उठी। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। आखिरकार वानर जैसे जंगली जानवर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह एक ही सांस से मर जाएगा, और एक जंगली जानवर को जो सेंट किंग के समान था, एक ही बार में दबाने और मारने के लिए किसी को कल्टिवेशन के किस स्तर की आवश्यकता होगी, ग्रेट से, या फिर हाफ स्टेप पर कोई क्वेज एम्परर। यह सोचकर किन शुइची ने जोर से अपनी लार निगली और चेन जुआन के लिए उसकी प्रशंसा पल भर में अपने चरम पर पहुंच गई। मैंने सोचा था कि मुझे अभी-अभी एक संत स्तर का गुरु मिला है, लेकिन अब लगता है एक संत भी उसके गुरु के जूते ढोने लायक नहीं होगा। बस एक छोटा जानवर था, मेरी शिष्या, डरने की कोई बात नहीं, चलो तिल्द तिल्द। अचानक चेन जुआन की आवाज उसके बगल में गूंजी, जिससे किन शुइची अपने सदमे से चौंक गई। किन शुइची ने जल्दी से ऊपर देखा और महसूस किया कि उसका गुरु पहले ही मुड़ चुका था। इसलिए उसने जल्दी से फू जोंगफू और नानगोंग ताइवे की ओर देखा, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर कोई आश्चर्य नहीं देख सकी। इससे किन शुइची का अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास और मजबूत हो गया। इसलिए वह उत्साह से चेन जुआन के पास पहुंच गई। उसी समय चारों ओर अंधेरे कोनों में चेन जुआन और दूसरों को क्षेत्र में और गहराई तक जाते देख जंगली जानवर पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि वह दिशा वह है जहां कई जंगली जानवर बसेरा करते हैं और उनकी मांद में इन जंगली जानवरों के परिवार और बच्चे रहते हैं। वानर जैसे जंगली जानवर बुरी तरह डर गए और तुरंत घबराकर अपनी मांद की ओर भागे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को उठाया और भागने लगे। एक पल में उनकी मांद के आसपास सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह अफरा-तफरी मच गई। अनगिनत हैरान जंगली जानवर, साथ ही अन्य प्रजातियों के जंगली जानवर, सभी ने हैरानी से अपना सिर उठाया। धत तेरी के क्या हुआ? वे क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ? इस समय चाहे वह चट्टान पर लेटा हुआ सांस ले रहा कुत्ते के सिर वाला जानवर हो, आधा पानी में डूबा मछली पकड़ रहा भालू जैसा जानवर हो,
या हाथ में हाथ डाले लौट रहा भेड़िया जोड़ा हो, सभी ने हैरानी से अपना सिर उठाया। जबकि कई जंगली जानवर पूरी तरह से हैरान थे। एक शक्तिशाली भालू जैसा जानवर दूर से भागता हुआ आया और दौड़ते हुए नाले में दूसरे भालू जैसे जानवर से चिल्लाया, बड़े भालू भागो, एक शक्तिशाली मानव यहाँ आ गया है। उसने 2 सिर वाले वानर को एक ही सांस में उड़ा दिया। क्या एनीमे मर गया? दोम। इन शब्दों ने कई जंगली जानवरों को चौंका दिया, यहाँ तक कि कुछ कम बुद्धि वाले जंगली जानवर जिन्होंने इस असामान्यता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वे भी अपना सिर उठाकर शियोंग एर को देखने से नहीं रोक सके। आखिरकार 2 एनीमे सितारों को मजबूत लोगों में गिना जाता था। वह वास्तव में एक शक्तिशाली मानव द्वारा मारा गया था। यह अविश्वसनीय है, इसलिए बहुत से लोगों ने उसे संदेह से देखा। खासकर कुछ शक्तिशाली जंगली जानवरों ने इस दृश्य को शांति से देखा, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के, यह सोचते हुए कि यह सब शियोंग दा और शियोंग एर 2 भालू भाइयों का काम था। यहाँ तक कि शियोंग दा को भी शियोंग एर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे एक पल के लिए नहीं हिले। यह देखकर शियोंग एर उत्साह से चिल्लाया, शियोंग दा भागो, अगर हम नहीं भागे तो वे हम पर आ जाएंगे। शियोंग एर तिल्द, तुम सच कह रहे हो या नहीं? शियोंग एर को बेचैन देखकर शियोंग दा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इससे पहले कि वह पूछना खत्म कर पाता, दूर की झाड़ियों से अचानक कई मानवों की उपस्थिति महसूस हुई। जंगली जानवर एक पल के लिए चौंके और तुरंत झाड़ियों की ओर देखा। झाड़ियों के ऊपर 4 आकृतियां पहले से ही उनकी ओर उड़ रही थीं। हो, एक मानव! जंगली जानवर एक पल के लिए ठिठके, फिर तुरंत अपना क्रूर स्वभाव दिखाया। कुछ ने तो अपने दांत भी निकाल लिए, अपने जले हुए पीले नुकीले दांत दिखाए। यह देखकर किनशुइची चौंक गई, पूरी तरह से स्तब्ध। उसने जल्दी से फुसफुसाकर चेतावनी दी, गुरु, लगता है हम जंगली जानवरों की मांद में घुस गए हैं। कोई बात नहीं। चेन जुआन भावहीन रहा, उसके कदम अटल थे। वह धीरे धीरे जंगली जानवरों की मांद की ओर उड़ता रहा। एक पल में जंगली जानवर फिर से चौंक गए। अचानक प्रकट हुए इन मनुष्यों को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। आखिरकार अतीत में कौन सा मानव उन्हें देखकर बुरी तरह नहीं डरता था? ये कुछ मनुष्यों के विपरीत कर रहे हैं। इसने सच में जंगली जानवरों को हैरान कर दिया है। एक पल के लिए जंगली जानवर वहीं स्तब्ध खड़े रहे, यहाँ तक कि वे जो क्रिया कर रहे थे उसे भी बनाए रखा। केवल उनके सिर एक साथ चेन जुआन और दूसरों की निगाहों का पीछा करते हुए घूमे। यहाँ तक कि शियोंग एर ने अभी जो कहा था उसे भी कोई जंगली जानवर याद नहीं रख सका। हे भगवान, गुरु इतने शक्तिशाली है। ये जंगली जानवर इतने डर गए हैं कि हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे। उन्होंने जरूर गुरु की शक्तिशाली आभा भांप ली होगी। जंगली जानवरों के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर किनशुइची भी बेहद उत्साहित थी। आखिरकार उसका गुरु जितना शक्तिशाली होगा, उसकी उतनी ही इज्जत होगी। हालांकि चीजें हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में बिगड़ती हैं। जैसे ही समूह आधा रास्ता तय कर जानवरों के बीचों बीच पहुंचा, एक 3 सिर वाला सफेद आंखों वाला भेड़िया अचानक उनके सामने आ गया। मनुष्यों, तुम मौत मांग रहे हो? 3 सिर वाले सफेद आंखों वाले भेड़िए की 6 आंखें बुरी तरह चमक उठीं और उसने ऐसी भाषा में बात की जो बिल्कुल मानक मानव भाषा नहीं थी। यह भी जंगली जानवरों की एक विशेषता है। उनमें से प्रत्येक के पास मनुष्यों और डीमन बीस्ट्स के बराबर शारीरिक शक्ति थी, फिर भी वे सभी बौद्धिक रूप से विकलांग थे। यह कहने के बाद, इससे पहले कि चेन जुआन और दूसरे जवाब दे पाते, 3 सफेद आंखों वाले भेड़ियों ने तुरंत चेन जुआन पर 3 बार हाउल किया। ऊहू टिल्डे, ऊहू टिल्डे, ऊहू टिल्डे टिल्डे। बूम बम बूम। 3 भेड़ियों की हाउल एक साथ गूंजी, जिससे ध्वनि तरंगे पैदा हुईं जिनसे हवा तक कांप गई। एक पल में आसपास के पत्ते और पत्थर ध्वनि तरंगों द्वारा बह गए और चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। यह देखकर बगल में खड़ी किनशुइची की रूह कांप गई और उसने पल भर में इस कृतघ्न की पहचान ली, क्योंकि यह वही कुख्यात विश्वासघाती कृतघ्न है जो स्पिरिटलेस फॉरबिडन जोन में आतंक फैलाता है। उसकी ताकत मिड स्टेज सेंट किंग कल्टिवेटर के बराबर है।
यह सभी मजबूत लोगों का दुस्वप्न है। किन शुइची ने तुरंत चेन जुआन से फुसफुसाकर कहा, गुरु, यह वह विश्वासघाती भेड़िया है जो स्पिरिटलेस फॉरबिडन जोन में आतंक फैलाता है। कहा जाता है कि इसकी ताकत मिडस्टेट सेंट किंग के बराबर है। यह कहने के बाद, इससे पहले कि चेन जुआन जवाब दे पाता, 3 सफेद आंखों वाले भेड़ियों ने अपने खून से लथपथ मुंह खोले और बेतहाशा चेन जुआन की ओर दौड़ पड़े। पल भर में सफेद आंखों वाला भेड़िया जहां से गुजरा वहां की जगह फिर से लहराने लगी। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष कितना तेज था। यह पलक झपकते ही हो गया। हालांकि जैसे ही वह पल भर में पहुंचा, चेन जुआन के बगल में खड़े फू जोंगफू ने अचानक अपना मुंह खोला और एक सांस छोड़ी। भौर दोंग। एम्पर आभा का एक शक्तिशाली विस्फोट पल भर में हुआ और उस कृतघ्न पर जा लगा। एक पल में, इससे पहले कि कृतघ्न कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया और उस सांस की बची हुई शक्ति उसे विशाल धरती पर बहा ले गई। पूरा जंगल एक बार फिर शांत हो गया। दृश्य देख रहे सभी जंगली जानवर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और शियोंग एर ने अभी-अभी जो शब्द कहे थे वे पल भर में उनके दिमाग में कौंध गए। अरे नहीं, भागो! एक शक्तिशाली मानव ने एनिमे/मंगा उत्साही को एक ही सांस में मार डाला। दुम दुम दुम। गूंज सभी जंगली जानवरों के दिमाग में फटती रही। इससे तुरंत सभी जंगली जानवरों में डर पैदा हो गया। हालांकि जंगली जानवर बुरी तरह डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हिलने से अच्छा है स्थिर रहना। चैप्टर 330 एक्टिवेटिंग द स्पिरिचुअल सी, स्पिरिचुअल काई रिसर्जेंस इन द फॉरबिडन जोन। चैप्टर 330 आत्मा सागर को सक्रिय करना, निषिद्ध क्षेत्र में स्पिरिचुअल काय का पुनरुत्थान। हिलने से अच्छा है स्थिर रहना। यह जंगली जानवरों में और भी पूरी तरह से सन्निहित है। आखिरकार जानवरों की एक प्रजाति के रूप में वे छोटी उम्र से एक सिद्धांत समझते हैं, जो कोई पहले हिलेगा वह पहले शिकारी का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए सभी जानवर लकड़ी के खूंटे की तरह खड़े रहे, इन मनुष्यों के अंगों को सतर्कता से देखते रहे, उनके अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखकर फू जोंगफू एक पल के लिए रुका, फिर समझ गया कि जानवर क्या सोच रहे हैं। इसलिए उसने थोड़ा अपने मुंह के कोने उठाए और फिर धीरे धीरे जानवरों के समूह की दिशा में देखा। पल भर में जिस जानवर की ओर देखा जा रहा था वह बहुत डर गया और तुरंत अपने पंजे उठाए, घूमा और भाग गया। हे भगवान, वह यहाँ देख रहा है, भागो! धत तेरी के, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो! जो 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 जो। फू जोंगफू ने जिस दिशा में देखा वहाँ पल भर में धूल उड़ी और जंगली जानवर पूरी तरह अफरा-तफरी में थे। उसके तुरंत बाद फू जोंगफू ने दूसरी दिशा में देखा, दूसरी जगह भी तुरंत दहशत फैल गई। फिर फू जोंगफू ने दूसरी दिशा में देखा और देखा कि दूसरी जगह भी हलचल शुरू हो गई है। कुछ ही समय में आसपास के सभी जंगली जानवर बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि कुछ धीमी गति से चलने वाले जंगली जानवर या जो भागते समय अनुपयुक्त मानव जूते खो देते थे, उन्हें वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपने चारों ओर रौंदे गए निशानों को देखकर, साथ ही जूते, मछली के शरीर और जमीन पर गिरी अन्य वस्तुओं को देखकर फू जोंगफू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह घूमा और चेन जुआन के सामने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया, बोला, सेक्ट मास्टर, वे सब भगा दिए गए हैं, आइए अपनी यात्रा जारी रखें। ठीक है, चलो। चेन जुआन ने भावहीन होकर सिर हिलाया और समुद्र में और गहराई तक बहता रहा। अपने गुरु की तेजतरार आकृति और सम्मानजनक एल्डर फू को देखकर किन शुइची को राहत महसूस हुई और वह जल्दी से पीछे चल दी। आखिरकार एक शक्तिशाली सेक्ट लीडर और शक्तिशाली एल्डर्स के साथ भविष्य उज्जवल है। जल्द ही चारों ने पूरे निषिद्ध क्षेत्र की खोज की और आखिरकार एक उपयुक्त जगह ढूंढ ही ली। सुंदर दृश्य और आसपास की चोटियों को देखकर चेन जुआन बेहद संतुष्ट था। उसने सिर हिलाया और कहा, यह जगह काफी अच्छी है। यहाँ स्पिरिट सी में एक झरना भी है, चलो इसे यहीं रखते हैं। जी, मैं तुरंत स्पिरिट सी को सक्रिय एक्टिवेट करने जाता हूँ। पुष्टि मिलते ही फू जोंगफू ने तुरंत सम्मान के साथ हाथ जोड़े
और इस पद के लिए स्वेच्छा से आगे आए। चेन जुआन ने मना नहीं किया, उसने तुरंत सिर हिलाया और फिर लापरवाही से हाथ हिलाकर वे सभी स्पिरिट क्रिस्टल्स छोड़ दिए जो उसने डेसोलेट एंशिएंट कॉन्टिनेंट में पकड़े थे। एक पल में रोशनी का एक विस्फोट अनगिनत सितारों की तरह सबके सामने प्रकट हुआ और नांगोंग तायुए और किन शुइची का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि किन शुइची को तुरंत समझ में नहीं आया कि यह क्या था। इसके बजाय यह नांगोंग तायुए थी जो एक क्वेज़ी एम्पर थी जिसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह हैरान होकर चिल्लाई, यह स्पिरिट क्रिस्टल है। हाँ, स्पिरिट क्रिस्टल्स। चेन जुआन ने हल्की सी मुस्कान दी और स्पिरिट क्रिस्टल फू जोंगफू की ओर फेंक दिया। फू जोंगफू ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। स्पिरिट क्रिस्टल रखने के बाद उसने देर नहीं की और तुरंत अपने पैरों के नीचे की खाली जगह पर पैर पटका एक रास्ता खोल दिया। फिर स्पिरिट क्रिस्टल लेकर वह नीचे कूद गया और सीधे स्पिरिट सी तक जाने वाले रास्ते में प्रवेश कर गया। फू जोंगफू को जाते देख नांगोंग तायुए सुन्न महसूस कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि फेल दाओइस्ट चेन इतने उदार है। जब मैं पहली बार संदेश देने गई थी तो दूसरे पक्ष ने मुझे एनलाइटनमेंट दी, गोल्डन थ्रेड डेट्स और होली मेडिसिन कैंडी की तरह पेश किए थे। वह वास्तव में इतना अमीर था। स्पिरिट क्रिस्टल्स 3000 दाओ प्रोविंसेस में भी बेहद दुर्लभ हैं। वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें ग्रेट एम्परर्स भी संजोते हैं। आखिरकार स्पिरिट क्रिस्टल के भीतर निहित स्पिरिचुअल काय बेहद विशाल है। इसके हर इंच में अपार स्पिरिचुअल काय है। इसके अलावा इसके भीतर की स्पिरिचुअल काय बाहरी से काफी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पिरिट क्रिस्टल के अंदर की स्पिरिचुअल काय बहुत शुद्ध है, बाहर की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक। दूसरे शब्दों में समान मात्रा में स्पिरिट क्रिस्टल की स्पिरिचुअल काय का अधिक प्रभाव होता है। ये खजाने बिल्कुल वही हैं जिनकी एम्परर को आवश्यकता है। यह सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक संसाधन है जो बाउंड्री सी में उतरते हैं, चाहे दैनिक जीवन के लिए या यात्रा के लिए। अन्यथा स्पिरिट क्रिस्टल्स के समर्थन के बिना एक बार बाउंड्री सी में खो जाने पर स्पिरिचुअल काय अंततः सूख जाएगी। आखिरकार आज की दुनिया में केवल स्पिरिट क्रिस्टल्स में ही इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल काय होती है। एक पल के लिए नांगोंग तायुए भावना से भर गई। आखिरकार उसके नांगोंग परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी बचत की थी वह कुछ दर्जन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं जुटा सकता था। चेन जुआन ने एक बार में सैकड़ों फेंक दिए। हालांकि थोड़ा और सोचने पर यह समझ में आता है कि मिस्टी सेक्ट के 10 ग्रेट एम्परर्स इतना जमा कर सकते हैं। यह कुछ हद तक अविश्वसनीय है कि निचले क्षेत्र का एक व्यक्ति इतना जमा कर सकता है। आखिरकार निचले क्षेत्र में स्पिरिट क्रिस्टल्स का उत्पादन होना बहुत मुश्किल है। अक्सर जीवन वाली कई छोटी दुनियाओं में भी एक भी नहीं मिल पाता। सब कुछ कह सकते हैं कि चेन जुआन अविश्वसनीय रूप से सक्षम है। वह भेष बदलने में माहिर है। यह सोचकर नांगोंग तायुए टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फेलो दाओइस्ट चेन इतने अमीर होंगे, एक बार में सैकड़ों स्पिरिट क्रिस्टल्स दे देंगे। एक भाग्यशाली खोज। चेन जुआन ने उसके शब्दों में ईर्ष्या नहीं देखी और सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि जब यह जवाब नांगोंग तायुए के कानों तक पहुंचा तो उसने केवल यही सोचा कि दूसरा पक्ष विनम्र हो रहा है, बस शिष्टाचार जारी रखने ही वाली थी। अचानक धरती जोर से कांपने लगी, छप छप तिल्द तिल्द। एक पल में आसपास के पहाड़ हिल गए और अनगिनत चट्टानें लुढ़क गईं। उसके तुरंत बाद एक दबी हुई धमाकेदार आवाज मानो अंतहीन शून्य को भेद रही हो अचानक फट पड़ी। बूम। आवाज गहरी और तीव्र थी। आवाज के बाद स्पिरिचुअल काय तुरंत धरती से उठी, खासकर वह क्षेत्र जिसे चेन जुआन देख रहा था। वहां दिखाई देने वाली स्पिरिचुअल धुंध के रूप में जमीन से स्पिरिचुअल काय निकल रही थी। कुछ ही समय में चारों ओर धुंध की परतें भर गईं, मानो वे धुंध की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। जहां स्पिरिचुअल धुंध घनी थी वहां आत्माएं ऊपर नहीं उठ पा रही थी और लगभग जमीन पर गिर रही थी। इस प्रकार बूंद बूंद करके डिवाइन सॉस लिक्विड संघनित हो रहा था। एक पल में नांगोंग तायुए की पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं और वह जमीन पर जमा हुए डिवाइन सॉस लिक्विड को देखकर आश्चर्य से चिल्लाई, यह
डिवाइन सॉस लिक्विड भी प्रकट हो गया। क्या यह डिवाइन सॉस लिक्विड है? किनशुइची, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, यह सुनकर उतनी ही हैरान रह गई। फिर वह नीचे बैठ गई और अपनी उंगली से एक बूंद चखी। तरल के भीतर समृद्ध स्पिरिचुअल काय को महसूस करते हुए वह पल भर में झटका खा गई और हाँफते हुए बोली, सीटी, यह सच में पौराणिक डिवाइन सॉस लिक्विड है। चेन जुआन इन दो देहाती लड़कियों को देखकर हैरान रह गया। हालांकि उसने दोनों महिलाओं को जवाब नहीं दिया। आखिरकार अगर वह तुरंत हैरान होकर जवाब देता है तो उसके पास कहने के लिए अंतहीन बातें होंगी और बाद में अनगिनत स्पष्टीकरण देने होंगे। चेन जुआन ने आंखें घुमाईं, धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और स्पिरिचुअल धुंध में डाला। फिर वातावरण की फिर से जांच की। पता है क्या? स्पिरिचुअल काय के पुनर्जीवित होने के बाद इस जगह ने वास्तव में और भी अधिक रहस्य की भावना प्राप्त कर ली थी। सेक्ट यहाँ स्थित है और सेक्ट के भीतर के पर्यावरणीय लाभों को जोड़कर मिस्टी सेक्ट निश्चित रूप से सबसे अच्छा कल्टीवेशन वातावरण रखेगा। चेन जुआन ने फिर संतोष से मुस्कुराया। उसी समय जैसे ही स्पिरिचुअल धुंध जमीन से उठी, निषिद्ध क्षेत्र के भीतर सब कुछ वास्तव में पुनर्जीवित होने लगा। घास तेजी से बढ़ी और पेड़ दिखाई देने वाली गति से मोटे हो गए। पूरे निषिद्ध क्षेत्र में एक पूर्ण और भूकंपीय परिवर्तन हुआ। वे जंगली जानवर जो पीढ़ियों से यहाँ रहते थे, इस अचानक परिवर्तन को देखकर सभी चौंक गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और दिखाई देने वाले परिवर्तनों को देखा, पूरी तरह से हैरान।